इस देश में रियल एस्टेट का सेल्स डेटा किसी के पास नहीं है और इसकी सबसे बड़ी गुनहगार इस देश की सरकार है, क्योंकि आपने रियल एस्टेट में कभी रिफॉर्म होने ही नहीं दिया है। जिस दिन रियल एस्टेट में रिफॉर्म हो गए उस दिन रियल टाइम डेटा सामने आ जाएगा, उस दिन सबके सामने पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी बिकी, कितने में बिकी, किसने खरीदा, उसका ओनरशिप चेन अभी तक क्या था। आज की डेट में जैसे हम नोएडा या तो एनसीआर के मार्केट में देखते हैं कि आज की डेट में जो जितनी भी अथॉरिटीज वगैरह हैं वो बिडिंग करवाती हैं, ऑक्शन कराती हैं लैंड की। आप उस लैंड ऑक्शन को एक फिक्स प्राइस रखो और आप बिल्डर से अगर आप बोलोगे हमें इस रेट के अंदर प्रोजेक्ट कस्टमर को डिलीवर करने, तो बिल्डर क्यों नहीं करेगा जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। आप किसी भी बेंचमार्क को उठा लें, आमतौर पे ये फाइनेंस वालों के साथ मेरी इस पर काफी बहस हो जाती है। आरओआई देखें, क्या रियल एस्टेट बेस्ट आरओआई देता है? नहीं देता। ठीक है, एंट्री लोड और एग्जिट लोड देख लें, क्या रियल एस्टेट में एंट्री लोड किसी असेट से ज्यादा नहीं है, एग्जिट लोड भी किसी असेट से ज्यादा नहीं है। खरीदते समय स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, बेचते समय ट्रांसफर फीस, ठीक। होल्डिंग कॉस्ट देख लें, प्रॉपर्टी की होल्डिंग कॉस्ट गोल्ड के लिए क्या एक लॉकरी तो आप लेते हैं। लेकिन जब बात आप पैसा पार करने की बात करते हैं ना, कि जो लोग थोड़ा अपनी कैश मनी को पार करना चाहते हैं, लेकिन ये बात तब थोड़ा सा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द जो बिल्डर्स हैं वो सारे हैं लिस्टेड प्लेयर। तो जो लिस्टेड प्लेयर की जब बात आती है तो वो बिल्डर्स कैश तो लेते नहीं है। अभी एक बिल्डर ने मुझ पर 4 करोड़ का डिफेमेशन का नोटिस भेजा है, जिसके बायर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में 3 बिल्डर चेंज हो चुके हैं, 11 रेरा के एक्सटेंशन मिल चुका है। मेरे लॉयर वो लीगल नोटिस पढ़ने के बाद और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हंस रहे हैं कि इतनी ऑडेसिटी कैसे हो सकती है, इतनी गलतियों के बाद भी। बल्कि मेरे लॉयर्स कह रहे हैं कि हम चाहते हैं अब ये कोर्ट में आए। वहां पर कम से कम एक रेगुलेटरी है, सेबी है, जो कम से कम इन चीजों को देखती है। आपको नहीं लगता ये चीज या रियल एस्टेट के अंदर भी कोई होना चाहिए? क्योंकि रेरा से तो हमें कुछ उम्मीदें नहीं। और बिल्डर मोरल हाई ग्राउंड क्या ले रहा है, हम मार्केट में ट्रेडर नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमने लॉक इन लगा रखा है। भाई आपने लॉक इन इसलिए लगा रखा है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टर को बेचा है वो अगर औने पौने में बेचने लगेगा तो आपका फ्रेश सेल रुक जाएगा। बिल्कुल। बेंगलोर के जो बड़े प्लेयर आए थे उनकी आयरनी आज यही है, फ्रेश बुकिंग हो नहीं रही है। उनके जो ब्रोकर हैं वो अलग अलग पॉडकास्ट में बैठकर ज्ञान देंगे। 50% पैसा अपफ्रंट ले रहे हैं, ना आपकी आपने कुछ फाइलिंग वगैरह की कुछ नहीं करी हो, सीधा 50% पैसा अपफ्रंट ले रहे हैं। और अब जैसे ही मार्केट स्लो डाउन होगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी। इस मार्केट के 2-1 बिल्डर ऐसे हैं जिनको मैंने ऑफर किया कि आप आइए एक पॉडकास्ट करते हैं। वो छूटते हुए कहते हैं, अरे आप बीच पॉडकास्ट में बोलने लगोगे सारे बिल्डर चोर हैं, गुंडे हैं, आपके साथ तो बैठने में डर लगता है। बिल्कुल। मैं उनसे कहता हूं कि भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप ऑन कैमरा हैं, मैं बीच में कोई कट नहीं लगाऊंगा, आप मुझे गलत साबित करना। रियल एस्टेट को अगर पिछले 20-30 सालों से देखें तो हमने जो रियल एस्टेट के अंदर जो ग्रोथ देखी है एकदम से, जो 2x 3x जो हमने देखी है, वो तभी से आना शुरू हुई है जब से आईटी आया है। लेकिन हम पिछले 3-4 सालों में जो देख रहे हैं आईटी का जो हाल हो रहा है एआई के आने से, और जो ले ऑफ चल रहे हैं, आपको लगता है रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है इसकी वजह से? तो रियल एस्टेट के जो जर्नलिस्ट हैं उनका जो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भूल गए हैं। और इसीलिए जब मैं किसी फोरम पे जाता हूं और कई बार लोग मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं या रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हैं, मैं कहता हूं सॉरी, मैं रियल एस्टेट जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं एक कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिस्ट हूं जो रियल एस्टेट कवर करता है। और दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज इंडिया का रियल एस्टेट बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। कोई इसे भारत की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी बोल रहा है तो कोई इसे बबल मान रहा है। आज इन्वेस्टर्स और महंगी बढ़ती हुई कीमतों के बीच ऐसा क्या चल रहा है, आज हम इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और हमारे बीच होंगे रवि सिन्हा जी। रवि सिन्हा जी, आपका हमारे पॉडकास्ट सीरीज में पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि पिछले 5 साल में इंडिया में प्रॉपर्टी की कीमतें 2x 3x और इवन 4x तक बढ़ गई हैं। तो ऐसा क्या बदला है पिछले 5 साल में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें न्यूयॉर्क से भी ऊपर चली गई हैं? डिपेंड करता है आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग इसे प्रॉपर्टी की कीमत समझ रहे हैं, लेकिन ये असल में असेट का ओवर वैल्यूएशन है। और असेट का ओवर वैल्यूएशन देखने के लिए आपको सिर्फ रियल एस्टेट को नहीं देखना होगा, सारे ही असेट क्लासेस में कोविड के बाद से एक असेट ओवर वैल्यूएशन हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पिछले 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमतें 7 से 8% से ज्यादा नहीं बढ़ी हैं। वो आपको ज्यादा बढ़ी हुई कीमत क्यों लग रही है? क्योंकि 2016 से 20 तक कोई प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन ही नहीं हुआ था। उसके बाद कोविड के बाद अचानक से बढ़ा तो लोगों को लगा प्राइसेस डबल हो गई। लेकिन अगर हम इसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के तौर पर देखें तो 7 से 8% का रिटर्न है।
लेकिन आपको एक बात समझना है, जब भी हम असेट ओवर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हमें साथ में कंपैरेटिव असेट क्लासेज को भी देखना होता है। नॉर्मली आप कोई भी इन्वेस्टर हो, आम आदमी हो, वो रिटर्न के नाम पर क्या देखता है? वो रिटर्न के नाम पर देखता है कि सीएजीआर रिटर्न क्या है, या एब्सोल्यूट टर्म में। और इंडिया में ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में, मेरे पास लोग आते हैं, देखिए मेरे घर की कीमत पिछले 10 साल में डबल हो गई। जब मैं उसको सामने रखकर सीएजीआर रिटर्न दिखाता हूं तो 10 साल में डबल का मतलब 7.2% का ग्रोथ रेट है, जो कि आपके रियल लाइफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन डेटा पे मैं नहीं कहूंगा, रियल लाइफ इन्फ्लेशन आपका 9 से 10% का एक आम आदमी के लिए है, जरूरी चीजों की हम बात करें तो आपके इन्फ्लेशन के रेट से भी कम है। अब आपने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतें डबल ट्रिपल जो हुई हैं, आप साथ में कंपैरेटिव असेट क्लासेस को भी रख लें। फॉर एग्जांपल कोविड के समय स्टॉक मार्केट जहां पे खड़ा था, क्या स्टॉक मार्केट 300% वहां से आगे नहीं है? आज के गिरे हुए मार्केट में भी हम सबसे बड़ा जो कंपेरेबल रियल एस्टेट का होता है, और आज ही नहीं, हम 3 जनरेशन से उठाकर देखें, चूंकि इंडिया में फाइनेंशियल प्रोडक्ट नए आए हैं, हमारे लिए हमेशा से कहा जाता था प्रॉपर्टी या गोल्ड। गोल्ड का रेट कोविड के समय लास्ट में 37-38 हजार रुपए था, तो गोल्ड में तकरीबन 400-500% का ओवर वैल्यूएशन है। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर मुझे रियल एस्टेट को कंपेयर करना है तो मैं दूसरे असेट क्लासेस से कंपेयर करूंगा, तो दूसरे असेट क्लास से जब कंपेयर करता हूं तो मुझे रिटर्न कम दिखता है। दूसरा एक और फैक्टर है जो लोग नहीं समझते हैं, कभी भी असेट का बबल बर्स्ट अगर होता है, दुनिया के किसी हिस्से में जब भी असेट का बबल बर्स्ट हुआ है, सबसे पहले फाइनेंशियल असेट का बबल बर्स्ट होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी में होता है, गोल्ड में नहीं होता है ज्यादा। और इसका एग्जांपल आज से आप 2008 में यूएस को देख लें, या जापान का जब बबल बर्स्ट हुआ था उसे देख लें, हमेशा ही गोल्ड सेफ असेट होता है। प्रॉपर्टी दूसरे नंबर पे है बबल बर्स्ट में। लेकिन यहां पे एक कैच है जो लोग नहीं समझ रहे हैं, इंडिया का रियल एस्टेट जो है स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देख लें, रेंटल रिटर्न के हिसाब से देख लें, आप किसी भी बेंचमार्क पर देख लें, इंडिया का रियल एस्टेट इतना ओवर वैल्यूड है कि इसको मैं कभी भी इस ग्रोथ नहीं मानता हूं, यह सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं लेकिन है। जब अगर आप किसी एक लेमैन को देखें तो कभी वो किसी भी एसेट क्लास में अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, चाहे मैं गोल्ड बोलूं या शेयर मार्केट बोलूं, तो वो कभी भी उसके अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। वो नॉर्मली जैसे 5 लाख हो गए, 10 लाख हो गए, लेकिन जब रियल एस्टेट की बात आती है तो उसके अंदर वो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए अगर उसको लमसम प्राइस में एप्रिसिएशन मिलता है तो 50 लाख 30 लाख तो उसको बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है। लेकिन वही चीज अगर मैं सपोज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ 50 लाख रुपीज या 10 लाख रुपीज, तो उसके अंदर हार्डली मेरा 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ गया। एक कॉन्फिडेंस नहीं आता एक लेमैन को नॉर्मली दूसरे फाइनेंशियल जो एसेट्स होते हैं उसके अंदर, जो हमारी नॉर्मल इंडियन क्लास है उसके अंदर वो आप मतलब कह सकते हैं उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं जागता, क्योंकि प्रॉपर्टी के साथ लोगों का एक इमोशनल अटैच होता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है, और शायद इसीलिए जब भी यहां पर बात होती है लोग सब कुछ एब्सोल्यूट टर्म में देखते हैं। अब मैं आपको इसको कंपेयर करने का एक और एंगल समझाता हूं। आपको टिकट साइज बड़ा लग रहा है, लेकिन रियल एस्टेट की सच्चाई यह भी है कि आप रियल एस्टेट बोरोड मनी के साथ खरीदते हैं। तो अगर आपका 8-9% का एप्रिसिएशन है और आप 8% बैंक को दे रहे हैं, तो एक्चुअल आप अगर देखें तो आप निगेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रियल एस्टेट से ज्यादा निगेटिव इन्वेस्टमेंट यहां पर कुछ भी नहीं है। आप अगर स्टॉक मार्केट में 10% का भी रिटर्न मिल रहा है, गोल्ड में 9-10% मिल रहा है, तो वो आपका अपना इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, बोरोड मनी पे नहीं मिल रहा है। अब यहां पे रियल एस्टेट के कई स्टेक होल्डर कहेंगे कि नहीं नहीं, लेकिन हम लीवरेज कर सकते हैं। देखिए, लीवरेज और लाइबिलिटी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक एवरेज इंडियन जो सोचता है कि वो लीवरेज कर रहा है, मैंने एवरेज इंडियंस को बर्बाद होते भी प्रॉपर्टी में ही देखा है, दूसरे नंबर पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में देखा है, गोल्ड में आमतौर पर कोई बर्बाद नहीं होता है। रियल एस्टेट की आयरनी यह है कि रियल एस्टेट का एक ऐसा फैंटेसी बेचा गया है। यही गलती मैं अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी देख रहा हूं, ये जो म्यूचुअल फंड सही है वगैरह जो इस आपका कैंपेन चलाया गया, तो फाइनेंशियल असेट में भी मैं वही देख रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा कार्टेल जो है वो रियल एस्टेट का है। वो एक ऐसी फैंटेसी आपको बेच रहे हैं, एक्चुअली आप अगर गौर से देखें तो आप अपने अगले 20 साल की कमाई को, अपने 20 साल की जिंदगी को गिरवी रख रहे हैं। मैं एवरेज इंडियन की बात कर रहा हूं। इन्वेस्टर की बात करेंगे तो वो एक अलग एंगल है, उस पर भी मैं बात कर सकता हूं। लेकिन एवरेज इंडियन के नजरिए से आज इंडिया के टॉप टीयर शहरों में घर खरीदना एक फाइनेंशियली बहुत बेवकूफी भरा डिसीजन है। लेकिन जैसा आपने कहा इमोशन, तो जब आप इमोशन और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करने लगते हैं ना, देखिए इमोशंस आपके वही रियलिस्टिक होते हैं जो आपकी जेब आपको अलाउ कर रही है।
लेकिन हर कोई चाहता है कि हम चढ़ते सूरज को सब जैसे कहते हैं ना, सब सलाम करते हैं। हर कोई चाहता है हम बॉटम पे चीज लें और टॉप लेवल पे बेचें। तो जब भी कभी बढ़ने की बात आती है ना, तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जैसे हमने कोविड के बाद अगर प्रॉपर्टी ली होती तो हमारा 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक पैसे बढ़ गए होते। जैसे आपने बोला कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर आप देखेंगे तो 7 to 8% CAGR है। बट लोग जो है इस तरीके से नहीं सोचते। लोगों को लगता है यार, अगर हमने 2022 में या 2023 में इन्वेस्टमेंट करी होती तो आज हम कम से कम डबल ट्रिपल रेट के अंदर बैठे होते। कोविड के बाद पे आते हैं। 2020 से 23 के बीच में जिन लोगों ने खरीदा बेचा, उनको ठीक है, आप कहेंगे अच्छा रिटर्न मिला। क्या ये एक एवरेज इंडियन की सच्चाई है? नहीं, क्या कोविड के समय एक एवरेज इंडियन इतना सिक्योर था, उसकी जॉब इतनी सिक्योर थी, उसकी लाइफ इतनी सिक्योर थी कि वो उस मोमेंट जाकर खरीदे और फिर बेचकर निकल जाए? ये इन्वेस्टर और ट्रेडर का एक खेल चलता है। दूसरा एक बहुत बड़ा एंगल उसमें और भी है कि इंडिया में रियल एस्टेट में हमेशा ही ब्लैक मनी पार्क होता है। तो वहां पे पैसा मल्टीप्लाई करने वाले जो लोग हैं, वो लोगों का खेल अलग है। देखिए, आप इसको ऐसा समझिए, इंडिया में अगर आप 25,000 रुपए महीने के कमाते हैं तो आप डेमोग्राफी के टॉप 10% में हैं। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप इंडिया के डेमोग्राफी के टॉप 3% लोगों में हैं। और इंडिया में आज 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी घर नहीं खरीद सकता है। इसी से साफ पता चल जाता है कि रियल एस्टेट का जो पूरा खेल है वो 1% का रह गया है। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई थी कि अगर आप इंडियन डेमोग्राफी के 5% सबसे अमीर लोगों में हैं और आप जो आपका डोमेस्टिक सेविंग रेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट है, उसके आधार पर बिना लोन के घर खरीदना चाहेंगे। देखिए, इंडिया के 5% सबसे अमीर लोगों में बिना लोन के जो उनकी अर्निंग है, जो उनका सेविंग रेट है, उसके अनुसार खरीदना चाहेंगे। कैन यू इमेजिन मुंबई में कितने साल लगेंगे? 109 साल। गुड़गांव में लगेंगे 65 साल। नोएडा में भी करीब 50 साल लगेंगे। मतलब ये ऐसा गेम हो गया है कि 3 जनरेशन 4 जनरेशन काम करे तब जाकर लोग घर खरीदेंगे। अब आप इसी पर सवाल ये भी करेंगे कि फिर घर खरीद कौन रहा है? अगर बिक रहा है तो कोई तो खरीद रहा है। यहां पे 4 तरीके के बायर हैं। पैन इंडिया रियलिटी है। ये रियलिटी दिल्ली एनसीआर में इस समय सबसे ज्यादा है। पहले वो लोग खरीद रहे हैं जिनको ब्लैक मनी पार्क करना है और उन्हें इकोनॉमी से, प्राइस एप्रिसिएशन से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे वो हैं जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर्स हैं। इन्होंने ही कोविड के बाद बहुत पैसा कमाया और आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन कराने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। आज ये फंसे पड़े हैं। इसलिए फंसे पड़े हैं क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपका भी एक जेस्टेशन पीरियड है, आपको भी एग्जिट चाहिए। एग्जिट लेकर निकलना है, वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में आज की डेट में कस्टमर ही नहीं। कस्टमर नहीं है। तीसरा, और मैं बताता हूं कस्टमर क्यों नहीं है, मैं वही जब चौथे बायर पे आऊंगा। तीसरा बायर कौन है? जिसको कि बिल्डर और बिल्डर के पूरे इकोसिस्टम ने एक ऐसा फैंटेसी बेचा। आप 18th फ्लोर पे रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा आप न्यूयॉर्क मैनहट्टन में खड़े हैं। वैसे वैसे एलिवेशन पिक्चर और वीडियो आपको दिखाए गए। तो ये तीसरा बायर वो है जो अपने गांव की प्रॉपर्टी, अपने छोटे शहरों की प्रॉपर्टी बेचकर मेट्रो सिटीज में घर खरीद रहा है। आप छोटे शहर में चले जाइए, पटना, कानपुर, रांची, इन सब जगहों पे दिल्ली एनसीआर और मुंबई के सारे बिल्डर प्रॉपर्टी एक्सपो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये छोटे शहरों के लोगों को एक ड्रीम बेच रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा बायर। ये तीनों बायर का मार्केट तभी चलेगा जब एक चौथा सेगमेंट बायर आएगा, जो वो बायर जो एवरेज सैलरीड क्लास है, जो लोन लेकर घर खरीदता है। और यही बायर इस समय मार्केट में नहीं है। उसकी परचेज पावर हिट हुई है, उसकी इनकम हिट हुई है, इकोनॉमी में इस समय इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। तो ओवरऑल अगर आपके पूरी इकोनॉमी में जो रियल डिमांड ड्राइवर होना चाहिए था वही मार्केट से बाहर हो गया है, तो फिर यह मार्केट कितने दिन चलेगा? इस बात से तो मैं भी आपके सहमत हूँ कि जो गांव में या 2 टायर सिटीज के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका माइंडसेट ये है कि यहाँ की जो अपनी प्रॉपर्टी है इसको बेच के हम क्यों ना मेट्रो सिटीज के अंदर पैसा लगाएं, जिससे हमारी प्रॉपर्टी भी, हमारा एप्रिसिएशन भी 2x 3x में जाए। लेकिन जब बात आप पैसा पार करने की बात करते हैं ना, कि जो लोग थोड़ा अपनी कैश मनी को पार करना चाहते हैं, लेकिन ये बात तब थोड़ा सा हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द जो बिल्डर्स हैं वो सारे हैं लिस्टेड प्लेयर। तो जो लिस्टेड प्लेयर की जब बात आती है तो वो बिल्डर्स कैश तो लेते नहीं है। तो वहां पर किस तरीके से ये खेल चलता है जो अपनी कैश जो है पार किया जाता है उसके अंदर। मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं। इंडिया में मैं सिर्फ एक बिल्डर को जानता हूं जिसके यहां कैश नहीं चलता, नहीं तो हर लिस्टेड प्लेयर कैश ले रहा है। आप ऐसे सोचिए, सबसे ज्यादा एंड यूजर ड्रिवन मार्केट इंडिया में कौन सा है? बैंगलोर। हाँ। दूसरे नंबर पर हैदराबाद।
लेकिन बैंगलोर और हैदराबाद के सारे प्लेयर आज मुंबई में क्यों जा रहे हैं, एनसीआर में क्यों आ रहे हैं? दो वजह है। पहली वजह यह है कि ये ब्लैक मनी का पूरा खेल यही दो मार्केट में चलता है। दूसरी वजह यह है कि एक तो मुंबई में टिकट साइज बड़े होते हैं क्योंकि लैंड कॉस्ट ज्यादा है, तो उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग रहता है। बिल्कुल। तीसरा, जब एनसीआर पे आते हैं तो एनसीआर में बैलेंस शीट स्ट्रांग रखने के लिए एक प्रोफाइल फाइनेंस का खेल हो रहा है। बिना कोई नाम लिए, क्योंकि नाम लेने के बाद ऐसे ही मेरे ऊपर बहुत सारे लीगल मामले आते रहते हैं, और जहां एविडेंस हाथ में नहीं होता है मैं नाम नहीं लेता हूं। गुड़गांव के भी वो प्लेयर जो नोएडा में आकर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे एक प्रोफाइल फाइनेंस का खेल हो रहा है। प्रोफाइल फाइनेंस का खेल जो ऑडियंस में जो लोग नहीं जानते हैं, सपोज मेरे पास 25 करोड़ रुपए कैश हैं, आप एक बिल्डर हो, मैं आपके पास आता हूं कि मैं 25 करोड़ रुपए आपको कैश दे रहा हूं, आप बदले में मुझे 9% दे दो। नेगोशिएशन होगा, कोई 8, कोई 8.5% दे देगा। कैश पैसे पे 8-8.5% मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। बिल्डर के लिहाज से आप बैंक से 16% पे बोरो करते, आपको कैश मिल गया बहुत सस्ते रेट पे। लेकिन इसमें क्या होता है, कोलैटरल मैं मांगूंगा और कैश की कोलैटरल नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ठीक है 25 करोड़ की इन्वेंट्री मैं आपके नाम पर बैंक से फाइनेंस करा देता हूं, ईएमआई मैं दूंगा, बिल्डर ईएमआई देगा, मेरे नाम पर फाइनेंस हो गया। अब आप बिल्डर का खेल देखिए, 25 करोड़ रुपए उसे कैश में ऐसे आ गए, 25 करोड़ रुपए उसके बैंक से आ गए जहां उसको 8% पे मिल गया। लेकिन ये खेल तब तक चलता है जब तक नए नए बायर मार्केट में आते रहते हैं। जिस दिन नए बायर मार्केट में आने बंद हो गए, पुराना बायर एग्जिट मांगेगा, उसमें कई बिल्डर डिफॉल्ट करेंगे और फंसेगा वो कैश देने वाला, क्योंकि बैंक से भी जो फाइनेंस हुआ है वो उसके प्रोफाइल पे हुआ है, इसीलिए इसे प्रोफाइल फाइनेंस कहते हैं। मैं नोएडा के कुछ बहुत अच्छे बड़े डेवलपर्स की बात करता हूं जिनकी इन्वेंट्री प्री लॉन्च में 40% बिक रही है। आप मुझे बताइए, क्या नोएडा की इकोनॉमी, जहां की एवरेज ग्रॉस ईयरली इनकम 10-10.5 लाख रुपए लोगों की है, वहां पे 3 करोड़ से लेके 10 करोड़ के अपार्टमेंट्स कैसे बिक रहे हैं? मोस्ट ऑफ द बायर जैसे दिल्ली से आते हैं, एनसीआर के दूसरे हिस्सों से आते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके आते हैं। तो अब इसके बीच में कुछ कुछ ऐसे बायर भी हैं जो जॉब करते हैं, जो अपनी लोन लेके प्रॉपर्टी लेते हैं। हर बायर तो ऐसा नहीं है कि लोन लेके लेता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं जो दिल्ली से आते हैं, जो अपनी जैसे अनऑथोराइज कॉलोनी में रहते हैं दिल्ली के अंदर, वहां पर उनकी बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टी बिकती है, वो फिर यहाँ पर आके फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, जब गुड़गांव को बेचा गया था तो यही फैंटेसी वाली स्टोरी सुनाई गई थी कि साउथ दिल्ली से बेचकर लोग निकल रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सच था। लेकिन अब जो कहा जा रहा है ना, पुरानी दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से निकल कर लोग नोएडा आ रहे हैं, मैं इस कहानी की सच्चाई जानता हूं। देखिए, ज्यादातर जो लोग और मेरे अपने जानने वाले हैं वहां पे छोटा क्रैम्प्ड 2 कमरे का फ्लैट लेकर बैठे हैं जिसकी कीमत है 2.5 करोड़। नोएडा में उस पैसे में उनको बेटर चीजें मिल सकती हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस वही लोकल लोकेलिटी में चल रहा है, नोएडा की लोकल इकोनॉमी में उनके लिए बिजनेस नहीं है। ये जो बड़े नाम वाले यहां डेवलपर बैठे हैं जो प्री लॉन्च में 40% बेच रहे हैं, देखिए, मैं आप पैसा पार्क करने का जो खेल खेल रहे हैं मुझे उससे कोई ये नहीं है। चलिए, कोई बायर है जिसको पैसा पार्क करना है, आपको बिजनेस करना है। मेरा मानना है कि इस पूरे आपके इस खेल में पूरी इकोनॉमी जो है वो एक ऐसे डायरेक्शन में चली गई है जहां सर के ऊपर छत आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया है, और ये कहीं ना कहीं क्रैश होना है। कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। आम्रपाली के टाइम में क्या हुआ, क्रैश हुआ। क्या हमने उससे कोई सबक सीखा? उसके आम्रपाली के भी पहले हम पैरेलल में देखें तो जेपी, यूनिटेक, सबका खेल बहुत से हुआ। ऐसे बिल्डर आए। उसके बाद सुपरटेक का फियास्को हुआ। इस समय भी नोएडा के तकरीबन 40% बिल्डर ऐसे हैं जो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम बैठे हैं इस समय ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया था स्टूडियो अपार्टमेंट का। ये कॉन्सेप्ट ऐसा था जो मुझे भी लगा था कि इसमें बहुत अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन इसलिए है कि देखिए, एस्पिरेशन लोगों के बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल बेटर चाहिए, लेकिन परचेज पावर कम हो रही है। तो छोटे स्पेस में लोगों को कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में अच्छे अच्छे स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएंगे। आज यहां का जो सबसे बड़े प्लेयर में से एक बड़ा, जब मैं कह रहा हूं तो मैं क्वालिटी में नहीं कह रहा हूं, साइज में कह रहा हूं, उसके यहां हालत यह है कि जहां एक समय आप 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बेच रहे थे, अब आप गिरकर 4,999 रुपए पर आ गए हैं।
अक्रॉस द टेबल अब डील ये हो रही है कि ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट हमारा देख लीजिए तैयार है, हम बिना फर्निश्ड किए 4999 पे आपको देने को तैयार हैं। मार्केट में लोग कहते हैं प्राइस क्रैश नहीं हुआ है, मार्केट में प्राइस क्रैश शुरू हो चुका है। लेकिन चूंकि रियल एस्टेट का कोई सेंसेक्स नहीं होता है, रियल एस्टेट कोई ऐसी लिस्टेड एंटिटी नहीं है कि आप हर दिन प्राइस चेक कर सकें, और यहां पे कोई सच बोलेगा नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं तो उन करेगा। बिल्डरों के बारे में आप क्या बोलेंगे जो एयरपोर्ट के पास आज की डेट में 1-1 करोड़ रुपए के स्टूडियो बेच रहे हैं? मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं यही जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोच के 1-1 करोड़ रुपए के स्टूडियो परचेज कर रहे हैं। हमारे एक जानने वाले थे, एक दिन उन्होंने मुझे कहा उन्हें एयरपोर्ट के आसपास एक प्रॉपर्टी पसंद आई है, तो मैं साथ में गया था। उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा, मैंने कहा अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं तो इट्स टू अर्ली, सवाल ही नहीं उठता है। बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पोता जब बड़ा हो तो बोले कि मेरे दादा बड़े विजनरी थे, सही टाइम पर ले लिया था, एग्जैक्टली वो तब की प्रॉपर्टी हम भी है। लोगों से ही बोलते हैं, हाँ, दादा खरीदे पोता भरते वाली कहानी होती है हाँ, बेसिकली। लेकिन उसमें क्या है कि उस फैंटेसी में 3 जनरेशन आगे के लिए लैंड तो समझ में आ रहा है, अपार्टमेंट उस प्राइस पे कैसे बेचा जा रहा है। किसी का तो ब्लैक मनी पार्क हो रहा है, क्योंकि वहां की लोकल इकोनॉमी में आप रहकर कोई आपका लाइवलीहुड नहीं है, कोई काम नहीं है, और यहां से हर दिन जाकर काम करना वहां अभी संभव नहीं है। तो किसी का तो पैसा पार्क हो रहा है। दूसरी बात, आप कहेंगे कि पिछले 6 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेज वहां 400% बढ़ गए थे। आप किसी ऐसे बायर से जाकर बोलिए जो कहता हो 400% प्राइस बढ़ गए, वो वहां उस मार्केट से एग्जिट एग्जिट ही लेकर नहीं दिखा करता। दे। ये तो एग्जैक्टली ये होता ही है मार्केट के अंदर। जो भी प्राइस एक्सेलरेट होते हैं वो केवल वर्चुअली होते हैं। बिल्डर बताते हैं कि ये पहले चीजें 100 रुपए में बिकती थी या 400 रुपए में बिकती है, बट बायर तो नहीं है ना एग्जैक्टली, बस वो केवल वर्चुअली रेट बढ़ रहे हैं। जब आपका नोशनल एप्रिसिएशन ही सब कुछ है, आप उस मार्केट से एग्जिट ही नहीं कर सकते हैं, तो वो एप्रिसिएशन लेकर आप मन ही मन जो भी खुश हो जाएं। देखिए, एक असेट क्लास का रिटर्न वो है जो मैं मार्केट में बेचने जाऊं और मैं इजिली बेचकर निकल सकता हूं। गोल्ड का जो भी मार्केट में कॉमेक्स का प्राइस है, ज्वेलर बोलेगा कि नहीं हमें होलसेल में 2% कम मिलता है, आपकी इंप्योरिटी थोड़ी सी है, 5% काटेगा, लिक्विडेट कर सकता हूं। फाइनेंशियल असेट जब चाहे मैं लिक्विडेट कर सकता हूं। क्या मैं रियल एस्टेट को बेचकर निकल सकता हूं? और ये जो बेचा जा रहा है उसमें जिनका ब्लैक मनी पार्क होना है हो, इन्वेस्टर फंसता है, फंसे, मुझे उनसे कोई सिंपैथी नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए ऑब्जेक्शन का इशू ये है कि इस हाइप में जो एंड यूजर फंस जाता है, जो एक एवरेज सैलरीड क्लास फंस जाता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, उसका सहारा वही एक प्रॉपर्टी है। कोई बड़ा इशू हो गया, उसके लिए वही एक सिक्योरिटी है, और वो सिक्योरिटी कहने को आपको ऑन पेपर बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको कभी लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो आम पब्लिक को फंसाने का खेल चल रहा है, मुझे लगता है रियल एस्टेट में बहुत जरूरी है कि एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम चले, आम आदमी को समझाया जाए। और ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी सच पूछिए हमारे आपके जैसे लोगों की है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन रियल एस्टेट में कंटेंट के नाम पर हो क्या रहा है? आज की डेट में हर कोई बस बेचने में लगा पड़ा है, बेचने में लगा पड़ा है। इसी से मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कि जैसे आज की डेट में आप देखते हैं एयरपोर्ट हो गया, फिल्म सिटी हो गई या एक्सप्रेसवे हो गई, इसको इतने इस तरीके से बेचा जा रहा है, आपको लगता है इनका कुछ प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन होने में कोई रोल है? अनफॉर्चुनेटली हाइप क्रिएट करके बिल्डर का कार्टेल बेचकर निकल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रियल एस्टेट में मैं सारे लोगों से कहता हूं कि आप रियल एस्टेट में ग्राउंड पर जाकर रियलिटी को समझें। आप कंटेंट देखकर ओपिनियन मत बनाएं, क्योंकि रियल एस्टेट में कंटेंट के नाम पर वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे पड़े। देखिए, दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जिनको कुछ बेचना है, या तो वो बोलकर बेच रहे हैं तो भी एक बार की समझ में आता है, ज्यादातर लोग बिना बोले बेच रहे हैं। आज की डेट में तो लोग मोस्टली ऐसे ही हैं जो बिना बोले बिना बोले बेच रहे हैं, आपको सब कुछ बताएंगे, मैक्रो पिक्चर गलत बताएंगे और धीरे नैरेटिव से बनाएंगे और आपको बेच बेचेंगे। देंगे। ऐसे ऐसे मैं कंटेंट देखता हूं। एक साहब अभी एडवाइस दे रहे थे कि आपके पास कोई पैसे नहीं हो फिर भी रियल एस्टेट से आप पैसा कमा सकते हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको शुरू के 1 साल में 10-15 लाख देने हैं, 2-3 रिश्तेदार से 5-5 लाख रुपए ले लीजिए, अगले साल आप एग्जिट कर जाइए, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये इतना आसान है? सबसे बड़ी बात है, एक इंसान जिसकी की खुद कोई रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है। इंडियन मेंटालिटी हम सब जानते हैं कि अगर परिवार में किसी के वापस करने की हैसियत नहीं है, उसको 2 रुपए कोई नहीं देता है। और हम तो लोगों को ये बोलते हैं कि इतना अगर इतना इजी है तो जो आपको बेच रहा है वो खुद ही नहीं लगा देगा अपने Exactly. 3-4 जिसको प्रॉपर्टी। अगर जो एडवाइस दे रहा है ऐसी और इतना आसान गेम है, वो खुद नहीं लगा देगा। दूसरा, यहां पे और मैं जो कहने जा रहा हूं, मेरे जितने रियल एस्टेट कवर करने वाले दोस्त हैं सब नाराज होंगे। रियल एस्टेट के जर्नलिस्ट की बहुत बड़ी गलती है, आज से नहीं शुरू से ही।
मैं भी इस देश की सबसे बड़ी अंग्रेजी की अखबार में से एक में रियल एस्टेट कवर करता रहा हूं। हम रियल एस्टेट कंटेंट के नाम पर क्या परोस रहे हैं, कितनी इन्वेंट्री सेल हो गई, कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी में आ गया, हम बेसिकली यही बेच रहे हैं। और साथ एग्जैक्टली। में हम एक और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किस सेलिब्रिटी ने कौन सा घर खरीद लिया। हाँ बिल्कुल। मैं कंज्यूमर सर्वे करता हूं, एक आम कंज्यूमर मुझसे पूछता है कि इस खबर में मैं क्या करूं, इसमें मेरे लिए क्या है। तो रियल एस्टेट के जो जर्नलिस्ट हैं उनका जो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भूल गए हैं। और इसीलिए जब मैं किसी फोरम पे जाता हूं और कई बार लोग मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हैं, मैं कहता हूं सॉरी, मैं रियल एस्टेट जर्नलिस्ट नहीं हूं। मैं एक कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिस्ट हूं जो रियल एस्टेट कवर करता है। और दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल। है। मैं आपके साथ अभी पॉडकास्ट में बैठा हूं, मेरे लिए बहुत आसान है मैं रियल एस्टेट की गॉसिप सुनाऊं। मैं ये सुनाऊं कि कौन सी सेलिब्रिटी ने कौन सा घर खरीदने के पहले क्या क्या रिसर्च मार्केट में किया, किससे उसकी क्या बात हुई थी, ऐसा नहीं है वो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। या इस मार्केट में क्या गॉसिप चल रहा है, ऐसा नहीं है मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मेरा एक ऑडियंस पूछेगा तो मैं क्या करूं, और वो गलत नहीं पूछेगा। हमारा काम है कंज्यूमर सेंट्रिक काम करना, हमें कंज्यूमर को एजुकेट करना है कि भाई देखो, तुम कहीं भी किसी मिसलीडिंग एडवाइस में मत फंसना। और सच ये है, ये बात सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है, आप किसी भी सेक्टर को उठा कर, फाइनेंस में कितने मिसलीडिंग एडवाइस दी जा रही है। फाइनेंस की मिसलीडिंग एडवाइस देखकर कई बार मैं सोचता हूं कि ये तो रियल एस्टेट वालों से ज्यादा फ्रॉड है। बिल्कुल। तो आपको कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको रियल एस्टेट चाहिए, तीन चार थंब रूल अपनाएं। पहली बात है अपना नेटवर्थ इवैल्यूएट करें। अगर आपके पास नेटवर्थ है, और नेटवर्थ का एक और थंब रूल होता है कि मेरे पास जो नेटवर्थ है मैं उसका मैक्सिमम 40% प्रॉपर्टी में रखूंगा। क्योंकि सारा पैसा आप गोल्ड में भी नहीं रख सकते हैं, सारा पैसा आप फाइनेंशियल असेट्स में भी नहीं रख सकते। दूसरी बात, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपका वो लिवरेज है या लायबिलिटी है। और दोनों के बीच का मैं बड़ा सिंपल फर्क बता देता हूं। होम लोन इंडिया में और दुनिया में सबसे सस्ता लोन होता है, 8% पे। बिल्कुल। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं जिस पर मैं मार्केट में किसी भी दूसरे असेट क्लास में 10% 12% कमा सकता हूं, और इधर मैं 8% पे होम लोन ले सकता हूं, तब मेरे लिए वो लीवरेज है। अगर नहीं, और मैंने सिर्फ लोन के भरोसे लिया है, तो वो लायबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि आपको सही गाइडेंस नहीं दी जाती है, तो लोग समझते हैं मेरी जो सैलरी की वजह से लोन एलिजिबिलिटी है वो मेरी अफोर्डेबिलिटी है। वो आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लोन एलिजिबिलिटी है। लेकिन लोगों को अवेयर करने में जो सबसे मेजर रोल है वो मीडिया का है। लेकिन मीडिया को हम देखते हैं कि वो अक्सर एक नैरेटिव चलाते रहते हैं, एक माहौल बनाते रहते हैं। चाहे मार्केट ओवर प्राइस्ड हो, चाहे ओवर हाइप हो, हमेशा उनके द्वारा यही चीज़ें लोगों को बोली जाती हैं कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। चाहे मार्केट लो हो, चाहे मार्केट टॉप हो, उनको तो बस यही चीज़ें बोलनी है हमेशा कि मार्केट जो है बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आप जो भी है, क्योंकि ये मार्केट में आपको भी पता है कि पूरे मीडिया ने एक नैरेटिव बना रखा है कि प्रॉपर्टी के प्राइस तो कभी गिरते ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मीडिया को इंसेंटिवाइज कौन करता है। मीडिया को भी अल्टीमेटली बिल्डर इंसेंटिवाइज करता है, होम बायर नहीं करता है। यहीं पे होम बायर्स को भी बहुत केयरफुल होकर उन लोगों के कंटेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है जो जेन्युइन एडवाइस दे रहे हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है। देखिए, आम्रपाली का एग्जांपल लीजिए। आम्रपाली के विज्ञापन सबसे ज्यादा इंडिया के लीडिंग अखबार में छपते थे। मैं उस अखबार में रियल एस्टेट के लिए कॉलम लिखता था, मुझे सच्चाई पता है। आम्रपाली ने 1 रुपए नहीं दिया था। दोनों के बीच में एक बार्टर डील हुआ था। आप हमें 40 करोड़ का विज्ञापन देंगे, हम बदले में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में आपको 40 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री दे रहे हैं। उस अखबार में सारे एम्प्लॉइज को मेल जाते थे कि हमने इतने का बार्टर डील किया है, आपको हम 5% के डिस्काउंट पे एम्प्लॉय कोटे में दे रहे हैं। ओके। कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो उसमें फंस गए। और सच यह है कि आम्रपाली में सबसे ज्यादा मीडिया के लोग फंसे थे और उसमें वो प्रॉपर्टी कभी बनकर तैयार नहीं हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीडिया का जो रोल है वहां पे तो डाइसी है ही, क्योंकि मीडिया को इंसेंटिवाइज बिल्डर कर रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस भी खड़े हुए हैं, और ट्रस्ट मी, मैं रियल एस्टेट रिलेटेड कंटेंट बहुत कंज्यूम करता हूं। जो रियल एस्टेट जर्नलिस्ट भी खुद को करते हैं, एक तो वो दबी जुबान से किसी पूरे मैक्रो पिक्चर की बात करेंगे, सब कुछ खराब बताकर दबी जुबान से किसी एक की तारीफ करके निकल जाना बिल्कुल। चाहेंगे। दूसरा, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो रियल एस्टेट जर्नलिस्ट के तौर पर खुद को देखते हैं। कितना इन्वेंट्री सेल हो गया, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया, किस सेलिब्रिटी ने क्या किया। आपको कंज्यूमर सेंट्रिक देखना है। आप एक कंज्यूमर के नजरिए से जब तक चीजों को नहीं समझेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप सेल्स की बात करते हैं,
मैंने ये चीज एक नहीं, जितने ये सो कॉल्ड कंसल्टेंट हैं रियल एस्टेट के बड़े नाम जो अपने को हाँ रिसर्च रिपोर्ट निकाल रहे हाँ हैं, मिसा हाँ। उसमें मैंने उनके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा है कि आपकी सेल की परिभाषा मुझे बता दीजिए। आपकी सेल की परिभाषा क्या? अगर आप सेल इसको कहते हैं कि बिल्डर ने हमें यह डेटा प्रोवाइड कराया है, तो बिल्डर के यहां जो 50,000 रुपए पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है वो भी एक सेल है, राइट? अगर आप कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑफिस से निकाला है, तो आपने कैसे डिफरेंशिएट किया है कि वो प्राइमरी मार्केट का सेल कौन सा है और सेकेंडरी मार्केट का कौन सा है और डिस्ट्रेस सेल कौन सा है? तीसरी बात, अगर आप बैंक लोन से उसको देखते हैं, तो आप ये कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बिना, जो बड़े कैश लेकर बैठे हैं, बिना बैंक लोन के लिया है, ये सारे प्रॉपर्टी के जितने सेल्स के डेटा हैं मिसलीडिंग हैं। और एक स्कैंडल इस पर हुआ था जिसको कि इन लोगों ने अपने की एडवर्टाइजिंग क्लाउड की वजह से, आज शायद गूगल से हट चुका है क्योंकि रिसेंटली मैंने ढूंढा नहीं मिला, एक कंसल्टेंसी की रिपोर्ट थी कि इस क्वार्टर में मार्केट 9% डाउन। उसी दिन शाम में दूसरे कंसल्टेंसी की रिपोर्ट आई थी 27% अप। अब देखिए, मेथोडोलॉजी में डिफरेंस हो सकता है, ये हो सकता है कि मेरे और उनके मेथोडोलॉजी में आधा परसेंट का फर्क रह गया हो। ये कैसे हो सकता है कि 9% डाउन 27% अप? मैंने कितने सारे कंसल्टेंसी ग्रुप में जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं उनसे बात की, उनका कहना है कि हमारे यहां इंटरनल प्रेशर रहता है, क्लाइंट को नाराज नहीं करना है। क्लाइंट कौन है? बिल्डर। तो कोई एक रिपोर्ट आती है तो हमारे यहां इंटरनली होता है, उसी के आसपास बना दो। और ऐसे एक नहीं, मैं उनमें से कुछ लोगों को जल्दी ही शायद पॉडकास्ट पे भी लेकर आऊं। मैंने उनसे बात भी किया कि अब आपने नौकरी छोड़ी है, अब आप बताइए कि आप पर क्या प्रेशर डाला जाता था, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे नौकरी छोड़ने की एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे कि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। एग्जैक्टली। तो हम रियल एस्टेट में जब सेल्स की बात करते हैं, मेरा बुनियादी सवाल है, पहले आप सेल की परिभाषा तय कर लीजिए। तो मीडिया को तो हम सभी जानते हैं कि मीडिया एक तरह से बायस्ड है, उसका भी अपने कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है ऊपर से। तो एक नॉर्मल कस्टमर, एज ए कंज्यूमर अगर मैं बात करूं, तो एक नॉर्मल कस्टमर ये कैसे पहचाने कि आज की डेट में जिस तरीके से ओवर हाइट मार्केट है और या मार्केट नियर फ्यूचर में क्रैश होने वाला है, तो एक लेमैन कैसे पता लगा सकता है कि अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो आज की डेट में दिस इज नॉट द राइट टाइम? आप जिसको भी सुनते हैं, और ये मैं सारे ऑडियंस से कहता हूं कि आप जिसको भी सुनते हैं एक ऑथेंटिक वॉइस मानते हैं, आप देखिए कि वो बात किस ट्रैजेक्टरी पे कर रहा है। मेरे कई पॉडकास्ट में अलग अलग चैनल पे लोगों ने एक कमेंट लिखा है, और आपके साथ बात करते हुए आज मैं पहली बार उसका जवाब दे रहा हूं। लोगों ने कहा है कि मैं रियल एस्टेट की बात करते हुए गोल्ड की बात करता हूं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करने लगता हूं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करने लगता हूं, जियो इकोनॉमी पे चला जाता हूं। मेरा अपना मानना है कि जो भी रियल एस्टेट की बात करता है, अगर वो दूसरे असेट क्लास को नहीं जानता है, और ये मैंने खुद सीखा है, क्योंकि जब मैं रियल एस्टेट पे लिखता था तो मेरा भी उस समय विजन इवॉल्व नहीं हुआ था। और कैसे इवॉल्व होगा? रियल एस्टेट में मैं एब्सोल्यूट रिटर्न देख रहा हूं, सीएजीआर देख रहा हूं, लेकिन जब तक मैं उसको दूसरे असेट क्लासेस से कंपेयर नहीं करूंगा तब एग्जैक्टली तक मैं कैसे समझूंगा? कि कौन सा और बेहतर जब है। मैं दूसरे असेट क्लास से कंपेयर करूंगा तो मुझे इंडियन इकोनॉमी को ही देखना पड़ेगा, और जब मैं इंडियन इकोनॉमी को देखूंगा तो ग्लोबल इकोनॉमी से वो भी वो लिंक्ड है। बिल्कुल। अगर मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो रियल एस्टेट के रॉ मटेरियल तक पे आ रहा है। तो इसीलिए जब भी आप किसी को देखते हैं जो कुछ बेच रहा है, आप उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करें। जो आपको रियल एस्टेट में गॉसिप सुना रहा है, किसी बिल्डर की तारीफ कर रहा है, आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करें। जो रियल एस्टेट की बात करते हुए सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितना आया, कितना सेल्स के डेटा है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि सेल्स के डेटा की जहां तक आप बात करते हैं, इस देश में रियल एस्टेट का सेल्स डेटा किसी के पास नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी गुनहगार इस देश की सरकार है, क्योंकि आपने रियल एस्टेट में कभी रिफॉर्म होने ही नहीं दिया है। जिस दिन रियल एस्टेट में रिफॉर्म हो गए, उस दिन रियल टाइम डेटा सामने आ जाएगा। उस दिन सबके सामने पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी बिकी, कितने में बिकी, किसने खरीदा, उसका ओनरशिप चेन अभी तक क्या था। क्या यहां पे ये सब होने दिया जा रहा है? रिफॉर्म के नाम पर आपने क्या किया है? आप एक ऐसे रेरा को लेकर आए हैं जिस रेरा का नहीं होना ज्यादा बेटर था, क्योंकि रेरा होम बायर का लिटिगेशन टाइम, लिटिगेशन कॉस्ट सब बढ़ा रहा है। रेरा के पास आज की डेट में कुछ पावर ही नहीं है। लेकिन जब बात आप गवर्नमेंट की करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, एक पॉडकास्ट के अंदर एक हीरा नंदाना ने भी बात बोली थी कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है प्रोजेक्ट से, 50% रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का है। तो वो क्यों चाहेगी कि लोग अवेयर हों या हम लोगों को अवेयर करें इस बारे के अंदर?
तो मोस्ट ऑफ द जब प्रॉफिट गवर्नमेंट ही कमा रही है इससे, तो वो क्यों चाहेगी लोग अवेयर इसमें हैं इस चीज से? आपके सवाल में दो चीजें हैं। पहला यह है कि रेरा के पास पावर्स नहीं है। हाँ। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। रेरा का पूरा स्ट्रक्चर गलत है। रेरा के पास जितने पावर्स हैं क्या वो यूज हो रहे हैं? क्या रेरा अभी भी किसी बिल्डर के खिलाफ सीओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है? एक काउंटी 107 25,000 रुपए स्क्वायर फीट पर बेच रहा है, उसी के सामने बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कोई 5,000 रुपए स्क्वायर फीट पर बेच रहा है, ओपनली होर्डिंग लगा रहा है। क्या रेरा सीओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं? रेरा के पावर्स हैं कि वो सीओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन आप गूगल सर्च मारिए, ऑडियंस में से कोई भी चेक कर सकता है रेरा के कितने मेंबर्स के शब्द हैं, हम सीओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, हमारे पास कंप्लेंट आएंगे तब हम एक्शन लेंगे। मतलब क्राइम हो चुका होगा तब आप तब आप लेंगे। दूसरा, रेरा में आपने बिठाया किसको है? ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स की नब्ज हमेशा पॉलिटिशियन के हाथ में होती है, और बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद वो कोई सरकार के खिलाफ, पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ जाकर कोई ऐसा जजमेंट नहीं देंगे कि उनकी पुरानी सारी फाइल खुल जाएगी। तीसरा, हम लोगों ने एक आरटीआई डाला था, मैं और मेरे कुछ लॉयर दोस्त थे, हम लोगों ने एक आरटीआई डालकर पूछा था क्या रेरा के मेंबर्स की कोई लीगल ट्रेनिंग हुई है? जवाब मिला ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तो रेरा के पास लीगल ट्रेनिंग भी नहीं है, उनका कोई एप्टीट्यूड भी नहीं है। वो सिर्फ, और सबसे बड़ी बात, हम और आप क्या सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट का रिहैबिलिटेशन सेंटर बनकर रह गया है? पहला तो आपका जो रेरा का मुद्दा था। अब आप कह रहे हैं कि सारे टैक्सेस सरकार ले जाती है। मुद्दा सरकार के टैक्स ले जाने का नहीं है, मुद्दा यह है कि रियल एस्टेट में जो ब्लैक मनी है वो किसका पार्क हो रहा है? पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बिजनेस क्लास भी है बहुत। बिजनेसमैन। यही तीन हैं जो पॉलिसी बनाते हैं अपने लिए, फॉर अस, बाय अस, थ्रू अस, सब कुछ उन्हीं का है। पूरा सिस्टम उनका है, तो वो कभी सामने इस बात को आने नहीं देंगे। दूसरी बात, जो कुछ बड़े बिल्डर, बड़े काम, अगेन साइज में कह रहा हूं क्योंकि स्ट्रेचर में इंडिया का रियल एस्टेट कभी बड़ा नहीं बन पाया है। जो बड़े नाम आकर ये बोलते हैं कि हमारा इतना टैक्स है, ये है, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो हमारे आपके थ्रू गवर्नमेंट में लॉबिंग कर रहे हैं कि उन्हें इंसेंटिव मिल जाए। एक बात बताइए, अगर टैक्सेशन कम हो जाए, क्या उसका बेनिफिट आम आदमी को वो आने देंगे? और मैं इसका एग्जांपल देता हूं, कोविड के बाद जब महाराष्ट्र में बिल्कुल प्रॉपर्टी सेल्स बंद हो गई थी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रीमियम्स कम कर दिए थे। क्या उसके बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हुए? बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, कैश एडजस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए कोई भी बिल्डर ये कहता है वो बेसिकली सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि भाई हम अपना मुंह तब बंद करेंगे जब तुम हमें क्या दोगे। और मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, आपने एक नाम लिया, मैं ऐसे 4-5 लॉबिस्ट को जानता हूं जो बहुत मिस्टर क्लीन बनकर बिल्डर के तौर पर बैठे हुए हैं। वो बेसिकली प्रेशर ग्रुप बनकर सरकार से अपने लिए बार्गेन करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री बॉडी में बैठ जाते हैं, सब कुछ बार्गेन अपने लिए करते हैं। सुनने में ऐसा लगता है, देखो बात कितना सही कह रहे हैं, 50% का ये जो है सरकार ले जा रही है, आम आदमी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अभी बैंगलोर का एक बिल्डर मुझसे यूं ही बातों बातों में कहता है, अंडर द टेबल कॉस्ट देखिए इतना बढ़ गया है, मुंबई के बाद सबसे ज्यादा हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम पर कितना प्रेशर है। तो मैंने उससे पूछा, सुनो तुम इनोसेंट हो या मैं इनोसेंट हूं? ये जो तुम बोल रहे हो, क्या ये तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर है अपने घर से दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो? तुम वो बायर से चार्ज कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो आप जो ये कहते हैं कि हम पे इतना टैक्स का प्रेशर है, वो बेसिकली आप अपने लिए मांग रहे होते हैं। और इसका तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि जब महाराष्ट्र में प्रीमियम कम हुए थे तो घर सस्ते क्यों नहीं हुए। घर सस्ता अगर करना है तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रॉपर पॉलिसी लेकर आनी होगी। लेकिन अब अफोर्डेबल हाउसिंग किसी की प्रायोरिटी नहीं है। मैं कहता हूं चलिए, अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है पॉलिसी लेवल पे, मैं ये बात कई पॉलिसी लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर भी कह चुका हूं कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगी, रेंटल हाउसिंग पॉलिसी तो लेकर आइए। सिंगापुर मॉडल तो चल सकता है, बड़े इन्वेस्टर को आप आने दीजिए रेंटल हाउसिंग में। नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग क्यों नहीं आ सकती आज की डेट में? जैसे हम नोएडा या तो एनसीआर के मार्केट में देखते हैं कि आज की डेट में जो जितनी भी अथॉरिटीज वगैरह हैं वो बिडिंग करवाती हैं, ऑक्शन कराती हैं लैंड की। आप उस लैंड ऑक्शन को एक फिक्स प्राइस रखो, और आप बिल्डर से अगर आप बोलोगे हमें इस रेट के अंदर प्रोजेक्ट कस्टमर को डिलीवर करने, तो बिल्डर क्यों नहीं करेगा? जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, जब लैंड कॉस्ट आप सस्ता दोगे, तो कैसे बिल्डर उस चीज को बेच पाएगा? लेकिन दिक्कत यही है कि अथॉरिटी ज्यादा चाहती है कि मैक्सिमम बड़े बड़े रेट के अंदर हमारी लैंड सेल हो, और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी महंगा बिल्डर बेचे। और यही वजह है, मैंने देखिए आमतौर पे मैं नाम लेना अवॉइड करता हूं, लेकिन चलिए मैं एक नाम से बोलता हूं। गुड़गांव में एक प्लेयर आया था जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग से शुरुआत की,
अच्छा अपना उसमें रेपुटेशन बनाया, लिस्टेड भी हुआ, सिग्नेचर ग्लोबल। आज सिग्नेचर ग्लोबल क्या कर रहा है? अल्ट्रा लग्जरी के रैट रेस में शामिल हो गया ना। क्यों हुआ? क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग को ना बिल्डर चाहता है, ना ना सरकार पॉलिसी चाहती। में बैठे लेवल पर लोग बैठे चाहते हैं। एग्जैक्टली। आपने पूरा का पूरा शहर का जो मॉडलिंग की है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की तरफ बढ़ाने वाली मॉडलिंग की है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अपना पैसा पार्क करना है, सबको ये असेट ओवर वैल्यूएशन सूट कर रहा है। लेकिन असेट का ओवर वैल्यूएशन की एक बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जब वो बबल बस्ट होता है, और वो बबल बस्ट होना शुरू हो गया। देखिए रियल एस्टेट में प्राइस क्रैश, जैसा मैंने कहा, रियल एस्टेट का कोई सेंसेक्स नहीं है। एग्जैक्टली। तो यहां पे क्या होता है, कभी ऐसा नहीं दिखा है आज तक कि प्राइसेस ड्रॉप पर 30% गिर गए, 40% गिर गए। टाइम करेक्शन अक्सर देखा गया है। टाइम करेक्शन क्या होता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस सेम लेवल पर अगले 5 साल 7 साल रह सेम गए, जो रहती कि है। प्री कोविड हमने देखा था, हुआ था। प्री कोविड मुझे अच्छे से याद है, हम जिस नोएडा एक्सटेंशन में बैठे हैं, 3500 से 5000 रुपए के बीच में सारी प्रॉपर्टी थी। अचानक ऐसा हो गया कि 10,000 से नीचे कुछ भी नहीं है। वो असेट का ओवर वैल्यूएशन था। तो ये टाइम करेक्शन इंडिया में आमतौर पर देखा गया है। लेकिन इस बार जो हो रहा है, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक साइलेंट करेक्शन शुरू हो गया है। और वो इसीलिए हो गया क्योंकि आप प्रॉपर्टी की प्राइसेस जिस रेस में, मतलब जिस स्पीड से इस बार बढ़े ना, वो पास्ट में भी ऐसे नहीं बढ़े कि 2 टाइम 3 टाइम्स बढ़ गए हों। और जैसा आपने बोला कि मार्केट में प्राइस करेक्शन नहीं होता, टाइम करेक्शन होता है। लेकिन जो नॉर्मल कस्टमर है उनको ये चीज़ें पता नहीं रहती, लेकिन जो मार्केट में है उसको जो है प्राइस करेक्शन भी दिखता है, उसके पास डेस्परेट डील्स आती हैं, वो आगे कस्टमर को दे या ना दे, बट एक्चुअल में मार्केट में डेस्परेट डील आते हैं। जो लोग बेचते हैं, जिनको पैसा फंस गया, जो ईएमआई नहीं पे कर पाते, वो खुद कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी 20% 30% के अंदर बिकवा दो, लेस रेट पे। अभी जो हो रहा है मार्केट में वो टाइम करेक्शन भी नहीं है, वो ऐसा साइलेंट क्रैश है जो इसके पहले नहीं देखा गया था। बैंगलोर के कुछ बड़े प्लेयर एनसीआर में आए, हाईली ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी बेची, लेकिन आज उनके यहां की रियलिटी ये है कि वो आउटराइट प्राइस क्रैश से बचने के लिए साइलेंटली क्या क्या डील नहीं ऑफर कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर पैसा लेकर बैठा है, पैसा फंसाकर अगला इंस्टॉलमेंट देने से मना कर रहा है, उसको ऑफर किया जा रहा है, चलो 1 साल तक के लिए हम तुम्हें साइलेंट पीरियड दे देते हैं, 1 साल तक मत दो कुछ, बट बुकिंग कैंसिल मत करो, तुम्हारा भी नुकसान है, हमारा भी फेस वैल्यू खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो नई बुकिंग हो रही है उसमें सारे प्रीमियम कम किए जा रहे हैं। अब देखिए बहुत मजेदार खेल है ये। मार्केट में एडवर्टाइज हमेशा होता है बीएसपी, बिल्डर का फेस वैल्यू है, बीएसपी कम नहीं कर रहा है, लेकिन फ्लोर पीएलसी, ये पीएलसी, वो पीएलसी, जो कि रफली 20-25% एड ऑन होता था, वो भी खत्म हो चुका है। ये साइलेंट क्रैश जो है वो मार्केट थोड़े से को पेमेंट प्लान हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबल आ गया बिल्डर की तरफ से। एग्जैक्टली लेकिन एक चीज है जिसकी हम देखते हैं कोई बात नहीं करता ना, तो कोई नॉलेजेबल बंदा करता। सबसे जो मेजर इशू आता है इसके अंदर, जो आजकल हम देख रहे हैं कि सुपर एरिया जो पहले हम लोडिंग देखते थे रेजिडेंशियल के अंदर 20%, 25%, 30% होती थी, आज के डेट में हम देख रहे हैं बिल्डर प्राइस तो एक्सेलेरेट कर ही रहे हैं, साथ साथ 50% की लोडिंग दे रहे हैं। मतलब उसके बारे में आप सोचिए, कोई बिल्डर है, बैंगलोर बेस्ड बिल्डर है, वहाँ कारपेट एरिया पे चीजें बेच रहा है, मगर जैसे ही वो नॉर्थ इंडिया एनसीआर में आता है, वो प्रॉपर्टी वो भी सुपर एरिया में बेचना चालू कर देता है। नहीं। यही तो मेरा सवाल उठता है कि आखिर रेरा कर क्या रहा है। रेरा के होते हुए प्री लॉन्च चल रहा है, सुपर एरिया पे चीजें बिक बेचा रही जा है। रहा है। आप एक चीज, आपने कभी ऐसा, आपको से अगर मैं पूछूं इंडिया का सबसे महंगा प्रॉपर्टी मार्केट कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे तो एनसीआर ही लगता है। नोएडा। बताता हूं एग्जैक्टली, कैसे। नोएडा, एनसीआर के अंदर नोएडा। मुंबई में एवरेज 40,000 रुपए स्क्वायर फीट बेचा जा रहा है, तो वो कारपेट बेचा जा रहा है। हाँ, यहां जो आप 18-20 हजार रुपए आप बेच रहे वो हैं, सुपर एरिया पे। वो आप सुपर एरिया बेच रहे हैं, और मतलब किसी का भी लोडिंग 50% से कम नहीं है। बिल्कुल। और इस पर अथॉरिटीज साइलेंट है, रेरा साइलेंट है। रेरा सिर्फ कहता है कि बिल्डर ने मेंशन कर दिया ना। हाँ, बस आज की डेट में पहले से थोड़ा सा ये डिफरेंस आ गया, पहले कारपेट एरिया नहीं, बिल्डर मेंशन नहीं करता था, मेंशन करता है। लेकिन इसमें इसमें रेरा का बहुत बड़ा रोल है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट, क्या रेरा ने किसी भी बिल्डर का बिल्डर बायर एग्रीमेंट कभी भी सीओ मोटो को कॉग्निजेंस लेकर उठाया है? नहीं। अब देखिए बिल्डर क्या बोलता है, हम आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी तब देंगे जब आप 10% हमें बुकिंग अमाउंट दे देंगे, एज पर रेरा। ठीक, 1 करोड़ की मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए, बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। अब अगर मैं
बुकिंग कैंसिल करता हूं तो उसी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक क्लॉज है कि 10% पैसा फोरफिट किया जाएगा, और ये 10% बुकिंग अमाउंट का नहीं होगा, पूरे सेल्स कंसिडरेशन का होगा। कॉस्ट का। रेरा कहता है आप आइए कंप्लेंट कीजिए, इस पर हम एक्शन लेंगे। बिल्डर से आपको अपने 10 लाख रुपए लेने के लिए नीचे के कोर्ट से, रेरा से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने तक 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, हरासमेंट होगा, बिल्कुल। बिल्डर आपके ऊपर 4 झूठे केसेस डालेगा, वो अलग। तो ये इतना आसान है क्या? आप एक चीज देखिए, इंडिया में आज भी कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है नहीं रियल एस्टेट के लिए। दूसरा, एक और चीज यहां के बिल्डर ने शुरू कर दिया है, वो आपसे जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी साइन करने को कहेंगे तो साथ में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बढ़ाया जाएगा हाँ, कि आप बिल्डर को फ्यूचर एफएआर लेआउट चेंज करने की परमिशन दे रहे हैं। दे रहे अब फ्यूचर एफएआर लेआउट के लिए एज पर रेरा 2/3 का कंसेंट चाहिए। भाई आपने एडवांस में ही तो कंसेंट लेकर बेचा है। एग्जैक्टली। तो आपने जितने भी अथॉरिटी में लोग बैठे हैं, रेरा में बैठे हैं, आपने आज तक इतना स्कैंडल एक के बाद एक हो गया है, आपने उससे कुछ नहीं सीखा। फाइनेंशियल मार्केट में हर्षद मेहता स्कैम, ये वो सब सामने आए, ठीक है, सेबी भी फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन कम से कम एक सेबी का डर एक लिस्टेड प्लेयर को तो होता है। बिल्कुल। यहां यही पे रेरा का कोई बिल्डर को कोई डर नहीं है, और इसका एक नहीं मल्टीपल एग्जाम्पल मेरे पास है। अभी एक बिल्डर ने मुझ पर 4 करोड़ का डिफेमेशन का नोटिस भेजा है, ओके। जिसके बायर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में 3 बिल्डर चेंज हो चुके हैं, 11 रेरा के एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिल चुका एक्सटेंड है। हो चुके हैं। मेरे लॉयर वो लीगल नोटिस पढ़ने के बाद और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हंस रहे हैं कि इतनी ऑडेसिटी कैसे हो सकती है, इतनी गलतियों के बाद भी। बात भी बल्कि मेरे लॉयर्स कह रहे हैं कि हम चाहते हैं अब ये कोर्ट में आए। तो यहां पे तो ऐसे ऐसे ये हो रहे हैं और रेरा कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए, हमने शेयर मार्केट में भी अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली अभी एक 15 लाख करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसके अंदर राजेश एक्सपोर्ट्स की राजेश आप बात एक्सपोर्ट्स कर का, रहे हाँ, हैं। उसके अंदर उन्होंने अपने अपने जो प्राइस है उसको एक्सेलरेट करने के लिए जबरदस्ती का उन्होंने प्रॉफिट दिखाया। तो वहां पर कम से कम एक रेगुलेटरी है, सेबी है, जो कम से कम इन चीजों को देखती है। आपको नहीं लगता ये चीज या रियल एस्टेट के अंदर भी कोई होना चाहिए? नहीं, क्योंकि रेरा से तो हमें कुछ उम्मीदें नहीं। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात यह कि मैंने पहले भी कहा कि मैं सेबी को फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं मानता हूं। सेबी की चेयरपर्सन थी माधवीपुरी, उन पर भी आरोप लगे थे जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाई। बट कम से कम उसमें आप लेकिन रियल एस्टेट से तो कह हाँ, सकते हो बेटर है। लेकिन जब हम रियल एस्टेट से कंपेयर करते हैं तब हमें लगता है कि वहां पे बहुत बड़े बिग फिश होने की जरूरत है, बहुत सारा पॉलिटिकल कनेक्शन की जरूरत है। क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट्स में भी शुरू में कई कंप्लेंट्स सेबी के पास गए थे जिस पर एक्शन नहीं हुआ था। यहां तो यह है कि बिल्डर की ऑडेसिटी इतनी है कि हमने पूरा सिस्टम मैनेज करके रखा नहीं हुआ तो है। खुला खेल चलता है यहाँ पे। मैं मुझसे एक स्टेट के एक रेरा के मेंबर कहते हैं, रवि जी वो प्रोजेक्ट आपने देखा है, 500 मीटर से ऊपर है, 8 यूनिट से ज्यादा है, रेरा नंबर भी नहीं है, आप एक कंप्लेंट उस पर डालिए ना। मैंने कहा आप सियोमोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेते? बोले नहीं आप डालें। मैंने कहा आप मेरा कंधा इस्तेमाल करके क्या उसके साथ कोई डील करना चाहते हैं? यहां रेरा का किसी को डर नहीं है। रेरा अपने आप में, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये एक्स ब्यूरोक्रेट्स का रिहेबिलिटेशन सेंटर है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। आज की तारीख में एक एवरेज होम बायर से मैं कहता हूं रेरा के पास जाने की गलती भी मत करो। बिल्कुल। कंज्यूमर कोर्ट ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ज्यादा आपको हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लगे। रेरा में क्या होगा, 6 महीने में एक जजमेंट की कॉपी आ जाएगी। बस रेरा कुछ एक्शन ही नहीं लेता उसके ऊपर। एक्शन नहीं लेता रेरा के पास। हरियाणा रेरा में गुड़गांव बेंच ने ट्राई भी किया था तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि आप इस पे आपके पास रिकवरी पावर्स नहीं है। अब यहीं पे सवाल आ जाता है कि कहीं रेरा के पास इंटेंट नहीं है, कहीं पर उसके पास पावर पावर की नहीं कमी है। है। क्योंकि आपने पूरा रेरा की मॉडलिंग क्यों की थी? आपने रेरा कभी इसलिए बनाया ही नहीं था कि आपको कंज्यूमर। रिफॉर्म लाना था। बिल्कुल। आपने रेरा इसलिए बनाया था कि ये जो आम्रपाली, जेपी, यूनिटेक, एचडीआईएल, ये सब इतना हो गया था, पब्लिक को लगे कि सरकार कुछ कर रही है। बिल्कुल, एक भरोसा, एक थोड़ा सा भरोसा जैसे। हाँ, एक लगे कि रूल ऑफ लॉ देश में है। बिल्कुल। आम आदमी सड़क पे ना उतर जाए, क्योंकि लाखों लाख बायर अफेक्टेड हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सेम चीज चल रही है, थोड़ा सा प्लान वे में चल रही है, आप ये कह सकते हैं। बट जैसे हम देखते हैं बैंगलोर हो गया या मुंबई हो गया, उस तरफ हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट से पहले साथ ही साथ जब भी हम स्टार्टिंग में बुकिंग कराते हैं तो हमें साथ साथ रजिस्ट्री भी हो जाती है। आपको नहीं लगता वो चीज एनसीआर में भी होनी चाहिए? कम से कम उसके अंदर ट्रेडर तो इनिशियल लेवल पे ना एंटर हो। देखिए, ये कई सेफ गार्ड में से एक सेफ गार्ड है। ये अकेला अपने आप में पूरा सेफ गार्ड नहीं हो सकता है। ये एक सेफ गार्ड है, लेकिन उसमें, उस सेफ गार्ड में भी आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। इंडिया में जो रियल एस्टेट की मॉडलिंग की गई है, देखिए आप एक चीज ऐसे समझिए,
हमने पूरा का पूरा अपनी इकोनॉमी को, इसलिए मैं कहता हूं रियल एस्टेट बिना इकोनॉमी समझे नहीं समझ सकते। हम लोग ने इकोनॉमी को जीडीपी नंबर बेस्ड कर दिया है। अब जीडीपी नंबर कैसे डिफाइन होता है? वो तो ज्यादा कंज्यूमर है, ज्यादा जितना कंज्यूम कंजम्पशन होगा, हो। बिल्कुल। अब वो कंजम्पशन डेट ड्रिवन है या असेट क्रिएशन से है, ये तो जीडीपी नंबर नहीं देखता। बिल्कुल। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जीडीपी का पूरा फॉर्मूला वर्ल्ड ओवर जिस इकोनॉमिस्ट ने पहली बार फ्लोट किया था, साइमन कुजनेट्स नाम था उनका, ओके। अमेरिकन जापानीज थे। जीडीपी की जरूरत क्यों पड़ी थी? 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद दुनिया भर की सरकारों में कोई कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं था कि कौन सी इकोनॉमी तेज रिकवर कर रही है। लेकिन जिस इकोनॉमिस्ट की यह थ्योरी है, उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को वार्न किया था कि जीडीपी को वेलफेयर का प्रॉक्सी मत बनाना, ग्रोथ का प्रॉक्सी मत बनाना। अभी क्या हो रहा है कि आपको जीडीपी नंबर्स में अपने को अच्छा दिखाना है। अब जीडीपी क्या होता है? सपोज मेरे बैलेंस शीट में साल में 10 लाख है, आप में 8 लाख है, मेरा ग्रोथ 10 का है, आपका 8 का है। लेकिन ये जीडीपी उसमें नहीं देखेगा कि मैंने उस 10 लाख में डेट कितना लेकर 10 लाख किया है। और दूसरा ये नहीं देखेगा कि मेरे खर्चों में क्या वो सारे खर्चे अस्पताल में मेरी बीमारी पे तो नहीं चलेगा। आज रियल एस्टेट की प्रॉब्लम यही है। ये जो बैंक में लिबरल लेंडिंग की जो शुरुआत हुई है ना, ये लिबरल लेंडिंग में, अब आप एक बात समझिए कि आपने सिर्फ एक अकेला सेफगार्ड लगा दिया कि साथ का साथ आपको रजिस्ट्री करानी है। मैं एक इनोसेंट होम बायर हूं, मैंने बैंक से लोन लिया, किसी तरह घर खरीदा, रजिस्ट्री हो गई। अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी में मुझे वो बेचना पड़ा, तब मेरा तो रजिस्ट्री का कॉस्ट जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दैट इज वन ऑफ द सेफ गार्ड। लेकिन आज की डेट में तो वो कस्टमर रजिस्ट्री ना कराते हुए भी नहीं बेच रहा, क्योंकि बिल्डर ने भी उसके अंदर लॉक इन पीरियड हाँ, लगा रखा है। और बिल्डर मोरल हाई ग्राउंड क्या ले रहा है? हम मार्केट में ट्रेडर नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमने लॉक इन लगा रखा है। भाई, आपने लॉक इन इसलिए लगा रखा है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टर को बेचा है, वो अगर औने पौने में बेचने लगेगा तो आपका फ्रेश सेल रुक जाएगा। बिल्कुल। बेंगलोर के जो बड़े प्लेयर आए थे, उनकी आयरनी आज यही है, फ्रेश बुकिंग हो नहीं रही है। उनके जो ब्रोकर हैं वो अलग अलग पॉडकास्ट में बैठकर ज्ञान देंगे कि वहां आप देखिए बिल्डर ने कितना अच्छा किया है। ट्रेडर को रोकने के लिए 2 साल का लॉक इन लगा रखा है। वो लॉक इन ट्रेडर को रोकने के लिए नहीं है। आज अगर आप उसी बिल्डर के यहां 40 यूनिट 50 यूनिट का बुकिंग लेकर जाएं, वो आपको पूरी तरह से वेलकम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने पास्ट में कई ऐसे स्टिंग कर रखे हैं इसी मार्केट के कुछ प्लेयर के यहां, जहां की बिल्डर ऑन कैमरा पकड़ा गया है ये बोलते हुए कि सेकंड जनरेशन बिल्डर क्लियर कह रहा है कि भाई आप बताओ ना, आपको कितना 10 करोड़ 20 करोड़ कितना एडजस्ट करना है। उस पर मीडिया में हम लोगों ने उस दौर में बहुत कुछ चलाया था। ये 2015-16 की बात होगी। कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। सुपरटेक ट्विन टावर का डिमोलिशन में सुप्रीम कोर्ट ने इतने ऑर्डर्स दिए थे, किसी को पता है कि उसके बाद उस पर कोई एक्शन हुआ? नहीं, कोई नोएडा अथॉरिटी का कोई ऑफिसर उसमें फंसा? कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका रीजन, और आप देखो ना, जब सरकारी बंदे इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अंदर सस्पेंशन के नाम के अलावा और क्या होता है? कुछ नहीं। सस्पेंशन में भी तब तक तो वो लोग रिटायर भी कर गए थे उससे। 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात यह है कि सस्पेंशन में भी अगर आपके खिलाफ इंक्वायरी चलती रही, आपका पेंशन रुका हुआ है, अगर आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक प्रूफ कुछ नहीं हुआ, तो सारा पेंशन अमाउंट फिर आपको एक्यूमुलेटेड एक बार में मिल जाता है। और ज्यादातर जो पोस्ट रिटायरमेंट ब्यूरोक्रेट सस्पेंड हुए हैं, उनकी कहानी यही है। वो इतना कमा चुके हैं कि पेंशन एक बार में आ जाएगा, 10 साल बाद ही सही आ जाएगा। कोई एक्शन कभी नहीं होता है। सुपरटेक के में हमने ये देख लिया, आम्रपाली के मामले में हमने देख लिया, जेपी के मामले में देख लिया। अभी जो सबवेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो रहा है, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी कि बिल्डर बैंक अथॉरिटी सबका एक नेक्सस है, उसमें कहां कुछ हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट नाराज हो रहा है कोर्ट हियरिंग में कि इस पर मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये एक ऐसा नेक्सस बना हुआ है जिसको कि कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको ऑन ए लाइटर नोट, मैं इस मार्केट के 2-1 बिल्डर ऐसे हैं जिनको मैंने ऑफर किया कि आप आइए एक पॉडकास्ट करते हैं। वो छूटते हुए कहते हैं, अरे आप बीच पॉडकास्ट में बोलने लगोगे सारे बिल्डर चोर हैं, गुंडे हैं, आपके साथ तो बैठने में डर लगता है। बिल्कुल। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आप ऑन कैमरा हैं, मैं बीच में कोई कट नहीं लगाऊंगा, आप मुझे गलत साबित करना। लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोएडा जैसे मार्केट में आप 5 करोड़ से कम कुछ लॉन्च नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। प्री लॉन्च में आप 40% इन्वेंट्री बेच रहे हैं।
तो ये मुझे भी समझ में आ रहा है कि आप किसका पैसा पार्क कर रहे और हो। 50% पैसा अपफ्रंट ले रहे हैं। ना आपकी आपने कुछ पाइलिंग वगैरह करी, कुछ नहीं करी हो, सीधा आप 50% पैसा अपफ्रंट ले रहे हैं। और अब जैसे ही मार्केट स्लो डाउन होगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी। मेरे पास उनमें से एक बिल्डर के लिए लॉन्च के पहले ब्रोकर्स के फोन आते हैं, जो रैंडम फोन कॉल्स आते हैं। ईओआई जो कि नॉर्मली, मैंने उस बिल्डर को फोन किया कि ये कब लॉन्च किया है, तो बोले कि हमने तो अभी लॉन्च भी नहीं किया है। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, बोले नहीं आपके यहाँ नहीं, मेरे सारे रिश्तेदारों के यहाँ भी फोन जा रहा है कि आइए। और मैं सबको कह रहा हूं भाई हमने अभी उस प्रोजेक्ट को क्या लेआउट होगा ये भी डिसाइड नहीं किया है। यहां इस मार्केट को खराब करने में एक बहुत बड़ा रोल चैनल पार्टनर्स का भी रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। रेरा के आने के बाद ये होना चाहिए था कि सब के सब रेरा रजिस्टर्ड होते। आप मेरे साथ चलें, ऑडियंस में जो लोग चाहें जाकर चेक करें, किसी मॉल के बाहर खड़े हो जाइए, कहीं खड़े हो जाइए, एक वहां पे किसी एम्प्लॉय का ड्राइवर भी होगा, वो भी आपसे आकर पूछेगा सर कुछ खरीदना है, मेरे पास भी कुछ इन्वेंट्री है। बिल्कुल आज की डेट में मार्केट इसी तरीके से बन गई है। हर कोई ब्रोकर बना बैठा है। हाँ, तो ऐसे में रेरा अगर सीओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेगा और रेरा इस बात पर हमेशा रोता रहेगा कि हमारे पास पावर नहीं है, तो भाई आप एक्स ब्यूरोक्रेट को जब पावर दे दिया जाएगा तो आप तो सबसे बड़ा करप्शन का सेंटर बन जाएंगे। आप देखिए हम लोगों की एक मोरल डायलेमा भी यहां पर मेरी आ जाती है कि मेरी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, अगर मुझे आपने कभी भी ट्रस्ट में बुलाया है, तो आप बिल्डर हो ब्यूरोक्रेट हो जो हो, अगर आपने ट्रस्ट पे मुझे अपने घर बुलाया है तो मैं कभी स्टिंग ऑपरेशन नहीं करूंगा। ये मेरा उसूल है। बिल्कुल अगर मुझे स्टिंग करना होगा तो मैं आपके ऑफिस दूसरे तरीके से आऊंगा। मैं कुछ रेरा के मेंबर्स के कौन सा स्टेट ये सब नहीं बोल रहा हूं, घर पे पर्सनल पार्टीज में गया हूं, जो बड़े नाम बने हुए हैं बिल्डर्स वो भी पहुंचे होते हैं सामने। वो तो और इन्वॉल्वमेंट तो रहती है उन्हीं बिल्डर्स की उन्हीं की रेरा हियरिंग में मैंने उस रेरा मेंबर को, होम बायर को डांटते हुए सुना है, सिर्फ और सिर्फ रिफंड मांगने पे। बिल्डर तुम्हें पैसे भी देगा, सबका घर भी बनाकर देगा, प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा, यह प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। अब आपने पावर की बात की थी, देखिए रेरा एक्ट कहता है कि अगर एक दिन भी प्रोजेक्ट डिले हुआ है तो बायर के पास राइट है, रिफंड मांग सकता है, डिले पेनल्टी भी मांग सकता है, ये उसका चॉइस होगा एक दिन की भी डिले पे। लेकिन हम तो देखते हैं बिल्डर एक्सटेंड कराते रहते हैं अपना रेरा टाइमली। 10-10, 11-11 एक्सटेंशन मिल रहे हैं। हाँ। और ऐसे ऐसे फ्लिम्सी ग्राउंड पे मिल रहे हैं। एक बिल्डर, उसके खिलाफ एक मामला कोर्ट में है, तो प्रोजेक्ट टाइमलाइन डिले की उसने वजहों में से बताई, एक वजह बताई डिमोनेटाइजेशन। इसका मतलब अगर डिमोनेटाइजेशन वजह है तो इसका मतलब आप कैश में खेल रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में भी बैंक टू बैंक ट्रांसफर तो हो रहा था। दूसरी वजह बताई बिल्डर की तबीयत खराब थी, और मैं उस बिल्डर को जानता हूं जो जिस पीरियड को उसने ये बताया है कि पहली बात ये कि आप अगर बीमार थे वो फोर्स मेज्योर नहीं है, एज पर द लॉ वो फोर्स मेज्योर बिल्कुल कोई नहीं है। कंस्ट्रक्शन आप थोड़ी कर रहे हो उसके हाँ। अंदर। तीसरी बात कि जिस पीरियड को उसने बताया है, मेरे पास उस पीरियड में उसी बिल्डर के साथ एक चैट मैसेज शेयर है, जिसमें मैंने उससे पूछा कि कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कब मिल सकते हैं, तो जवाब मिला कि यार घर वाले बहुत परेशान कर रहे थे, शिमला में तो ऐसे ऐसे आप सोचिए कि इस मार्केट में ऐसी ऐसी रियलिटीज हैं। अब होता क्या है कि ये सब पर्सनल लेवल पर जो शेयर होता है तो मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एग्जैक्टली। आप ये देखिए कि ऐसे मार्केट में अगर रेरा कहता है हमारे पास पावर्स नहीं है, तो क्या आपको दूसरा करप्शन का सेंटर बना दिया जाए। आज सच ये है कि बिल्डर अगर ये कहता है, ठीक है वो पैसा बाहर से ही लेता है, लेकिन अगर ये कहता है कि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, ये मेरा लैंड कॉस्ट है, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये मार्केटिंग कॉस्ट है, और साथ में एक चौथा जो इनविजिबल कॉस्ट है वो है मैनेज करने का कॉस्ट, अंडर द टेबल कॉस्ट, ये हो रहा है। अब ऐसे मार्केट में आम लोगों से तो मैं यही कहूंगा कि आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ये मार्केट अगर आप एवरेज सैलरीड क्लास हैं, इंडिया के टॉप 1% में नहीं है, महीने के 3-4 लाख रुपए से कम कमाते हैं, ये मार्केट आपका मार्केट नहीं है। लेकिन जैसे हम देखते हैं एक मार्केट में एक नैरेटिव चल रहा है कि प्रॉपर्टी के रेट कहीं नहीं गिरते, कभी भी नहीं गिरते। इसी तरीके से एक मार्केट में बिल्डर ने रीसेंट टाइम्स के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ बनाया है कि आप प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट करो और बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो इस ऐसे सिचुएशन में बिल्डर क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे ईओआई उठा लेते हैं।
अब कई लोग हैं जो इनिशियल लेवल पे 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए दे तो देते हैं, लेकिन जब बाद में उन्हें देखते हैं प्रोजेक्ट उनके पसंद का नहीं है या प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लेआउट इशू है, तो वो अपना पैसा रिफंड नहीं ले पाते। इसलिए हम लोगों से कहते हैं जब तक आप प्रॉपरली चीजें लेआउट ना देख लो, जब तक प्रोजेक्ट लॉन्च ना हो जाए, तब तक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफ़ी है। अब ऐसे लोग तो तुरंत फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि आप प्री लॉन्च के नाम पे जो ईओआई देते हैं उससे कितना आपको सेफ रहना चाहिए? बहुत साल पुरानी बात है, एक बार मैंने आम्रपाली में अनिल शर्मा से यही सवाल पूछा था कि आपको फर्क नहीं पड़ता आपके इतने बायर जो नाराज हैं ये हैं, और उनका बहुत एरोगेंट जवाब था। जिस दिन मैंने पहली बार प्रेडिक्ट किया था कि ये ब्रांड डूबेगा, उनका ये था कि अरे ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, कौन मेरे से पैसे वापस ले लेगा। एक और बिल्डर जिसने सिर्फ 2 प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, उससे एक बार मैंने पूछा, कहता है रवि ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, दिन भर ऑफिस में खटना है, शाम में फैमिली संभालनी है, मेरे से कोई लड़ लेगा। ये बिल्डर का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये कहां से आ रहा है? सिस्टम उसे दे रहा है वो कॉन्फिडेंस। सिस्टम भी दे रहा है, ऐसे कंज्यूमर भी दे रहे हैं। और कंज्यूमर का ये है कि देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, एक बहुत फेमस सेइंग है कि दुनिया में जब तक लालच है तब तक धूर्त लोगों का धंधा चलता रहेगा। बिल्कुल। ये जो आपका लालच है ना कि हम थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे, मैं आमतौर पर मुझसे लोग पूछते हैं, अच्छा कोई टिप दीजिए, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन सा स्टॉक खरीदें। पहली बात यह है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। दूसरी बात यह है, मैं पलटकर पूछ देता हूं कि टिप मैं सिर्फ एक जगह पे देता हूं, होटल में खाना खाने के बाद। ये जो टिप मांग मांग करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर लालच है कि हम बहुत ज्यादा कमा लें। बिल्कुल। साइकोलॉजी में एक टर्म है, सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस इन्वेस्टिंग। पुराने जमाने में जो लोग थे वो बेवकूफ नहीं थे, वो जमीन में और सोना में इसलिए लगाते थे, जिस जमीन को अब सबने प्रॉपर्टी वर्ड देकर के अपार्टमेंट बना दिया, वो जमीन और सोने में इसलिए लगाते थे कि वही दो चीज उनके समझ में आता था। और उसके प्राइस भी नेचुरली बढ़ते हाँ, थे, आज की तरह right। आर्टिफिशियली नहीं बढ़ते थे। दो चीजें हर इन्वेस्टर को, हर आम आदमी को ध्यान रखना चाहिए, पैसा वहां डालें जहां आपकी समझ में आता हो, और दूसरा कि जहां रिटर्न रियलिस्टिक हो। अनरियलिस्टिक की उम्मीद में आप जाएंगे तो आप डूबेंगे। एक 2024 का सेबी का अपना स्टडी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 93% इंडियन पैसा लूज लॉस करते खाता हैं, है। और वो अमाउंट 1.8 लाख करोड़ बन गया था। तो आप हमेशा, सबसे बड़ी चीज ये है कि खुद स्टडी करें कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करें। दूसरी बात हमेशा ये याद रखें कि रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए सरकार के अनुसार इन्फ्लेशन डेटा 5% 6% है, लेकिन वो सच नहीं है क्योंकि वो कंसोलिडेटेड डेटा होता है। बिल्कुल। हमारी आपकी जिंदगी में फूड इन्फ्लेशन है, मेडिकल इन्फ्लेशन 14% तक बहुत सी है, चीजें एजुकेशन हैं। है। इन सबको जब मैं जोड़कर देखता हूं तो हमारी आपकी जिंदगी में 9 से 10% का इन्फ्लेशन है। और पिछले कुछ आपके दिनों से तो हम रुपीज फॉल भी हाँ, देख रहे हैं। तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अगर 9-10% इधर इन्फ्लेशन है तो 11-12% से ऊपर होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर आप उससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बल कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी मार्केट में आप किसी भी बेंचमार्क को उठा लें, आमतौर पे ये फाइनेंस वालों के साथ मेरी इस पर काफी बहस हो जाती है। आरओआई देखें, क्या रियल एस्टेट बेस्ट आरओआई देता है? नहीं। नहीं देता। ठीक है, एंट्री लोड और एग्जिट लोड देख लें, बिल्कुल। क्या रियल एस्टेट में एंट्री लोड किसी असेट से ज्यादा नहीं है, एग्जिट लोड भी किसी असेट से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। खरीदते समय स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, बेचते समय ट्रांसफर फीस, ठीक। होल्डिंग कॉस्ट देख लें, प्रॉपर्टी की होल्डिंग कॉस्ट, गोल्ड के लिए क्या एक लॉकर ही तो आप लेते हैं, ठीक। म्यूचुअल फंड शेयर के लिए एक डीमैट अकाउंट का ही तो पैसा देते हैं। तो आप कोई भी इकोनॉमिक बेंचमार्क उठा लें, रियल एस्टेट वर्स्ट असेट क्लास है, और रियल एस्टेट आम आदमी के लिए नहीं है। अभी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्टॉक मार्केट जो है वो बिग पॉकेट इन्वेस्टर के लिए है। यही बात मेरा पहला रिएक्शन था, यही बात रियल एस्टेट पे भी लागू होता है कि रियल एस्टेट आम लोगों का इन्वेस्टमेंट मार्केट नहीं है। वो दौर कुछ और था, जिस दौर में एक बूम आया, कुछ लोगों ने कमा लिया। तो पुरानी फैंटेसी सुनकर आप अगर सोच रहे हैं कि आप पैसे कमा लेंगे, हाँ, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है और आप वो प्रॉपर्टी लाइबिलिटी के तौर पर नहीं ले रहे हैं, आपका नेटवर्थ इतना है कि आप नेटवर्थ का 40% पैसा रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, 7 से 10 साल की होल्डिंग है, और आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो इन्फ्लेशन से 2-1% ऊपर है, तब ठीक है, तब प्रॉपर्टी आपको समझ में आती है।
अदरवाइज प्रॉपर्टी मार्केट आम लोगों के लिए अब नहीं है। तो अगर आपको जैसे अपना पैसा पूरी किसी एक एसेट क्लास में डालना हो पूरा पैसा, तो आप कौन सी एसेट क्लास को चूज करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि कोई भी साउंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये होगा ही नहीं कि सारा पैसा एक एसेट में डाल दें। पैसा जो है हमेशा आपका डाइवर्सिफाइड इसलिए होना चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकली, आज से नहीं 100 साल से ये इतिहास रहा है, जब एक दो एसेट क्लास गिरता है तो दूसरा अपने आप चढ़ जाता है। लेकिन हम पिछले 2-3 हाँ। साल से देख रहे हैं कि सब बढ़ रहा था हाँ। और अब सब गिर रहा है। हाँ, अभी वो उसके उसके फंडामेंटल्स पे भी मैं आता हूं। अभी होता क्या है कि एसेट क्लास साइक्लिक होता है, और मैं हमेशा सबको कहता हूं कि लोग गोल्ड को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कई वजहों से मैं गोल्ड को लेकर ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि देखिए, दुनिया की जो टोटल वेल्थ है, पूरे दुनिया की जो टोटल वेल्थ है, कुछ लोग 470 ट्रिलियन कहते हैं, कुछ 500 ट्रिलियन कहते हैं, चलिए हम बेंचमार्क 470 ट्रिलियन पकड़ते हैं। उसमें गोल्ड कितना है? 27 ट्रिलियन। मतलब पूरी दुनिया के वेल्थ का सिर्फ 6% गोल्ड है। दूसरा, दुनिया में जितनी गोल्ड माइनिंग संभव थी उसका 85% हो चुका है। गोल्ड बहुत अंडर वैल्यूड असेट है। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई फाइनेंशियल क्रैश होता है, इंटरनेशनल मार्केट जैसे ही स्टेबलाइज करेगा, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के पैरेलल होगा। आपके कंट्री का शेयर मार्केट नहीं होगा, आपके कंट्री का प्रॉपर्टी मार्केट नहीं होगा। तो जब आप गोल्ड की बात करते हैं तो इसमें केवल फिजिकल गोल्ड की बात आती है या इसके अंदर ईटीएफ वगैरह भी आते हैं? आइडियली दोनों आते हैं, लेकिन एक मेजर कंपोनेंट फिजिकल गोल्ड का मैं सजेस्ट करता हूं, उसकी भी एक वजह है। गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, सबको मैं एक साथ एक टर्म यूज करता हूं, पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड की एक आयरनी ये है कि इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि अगर आपका फिजिकल गोल्ड के मुकाबले पेपर गोल्ड 1:20 है, मतलब जितना फिजिकल गोल्ड है उससे 20 गुना ज्यादा पेपर गोल्ड है, तो सेफ जोन माना जाता है। उससे ऊपर होने पर रिस्क जोन है। और अभी रफ एस्टिमेट, चूंकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा पॉइंट नहीं है, रफ एस्टिमेट माना जा रहा है कि 50 से 100 गुना ज्यादा हो गया है। मतलब ये असेट बेस्ड नहीं रह गया है, ये ट्रस्ट बेस्ड रह गया है। अब ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, इट्स लाइक ए बैंक। बैंक तभी तक चल रहा है, दुनिया का कोई भी बैंक हो, तभी तक चल रहा है जब तक सारे लोग एक साथ पैसा मांगने नहीं चले जाएंगे। बिल्कुल। एक साथ मांगने चले गए जहां, तभी आप देखेंगे किसी बैंक के खिलाफ कोई बुरी खबर आती है, फिर वो बैंक डूबता चला जाता है, क्योंकि सब वहां से निकालने लगते हैं, सब मांगने चले जाते हैं। तो ये जो पेपर गोल्ड है, ये असेट बेस्ड से ज्यादा ट्रस्ट बेस्ड हो गया है। और मैं जो कह रहा हूं, मैं हाइपोथेटिकली नहीं कह रहा हूं। देखिए, अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल क्रैश, और ये हो सकता है डी डॉलराइजेशन की वजह से, ये हो सकता है, अगर कोई बड़ा फाइनेंशियल क्रैश हुआ तो होगा क्या कि पेपर गोल्ड जो है वो आपके अपने पोजीशन में नहीं है, उसको विड्रॉ करने पर थोड़े समय के लिए रोक लगाया जा सकता है। जैसे डिमोनेटाइजेशन में था कि आपके ही पैसे निकालने पे आपको रोक लगाई जा रही थी। फिजिकल गोल्ड पे ऐसे टाइम में प्रीमियम बढ़ जाता है। और इसका एक एग्जांपल देता हूं, कोविड के बाद स्टॉक मार्केट गिरा, इमीडिएटली बात आप याद कीजिए, प्रॉपर्टी मार्केट गिरा, स्टॉक मार्केट गिरा। गोल्ड न सिर्फ चढ़ा, मतलब वही वो दौर था जब गोल्ड 38,000, 37,000, 38,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख चला गया। न सिर्फ वो हुआ, मैं बहुत सारे ज्वेलर्स को जानता हूं, मैंने उन लोगों से भी बात किया था। वो उस समय क्या, जैसे अभी आप अगर गोल्ड बेचने जाएंगे तो ज्वेलर कहेगा कि मैं 5% डिडक्ट करूंगा, क्योंकि उसको कॉमेक्स से 2% का डिस्काउंट मिलता है, वो काटेगा, थोड़े इंप्योरिटी के नाम पर काट लेगा 5%। उस समय ज्वेलर्स कह रहे थे कि हम 500 रुपए का प्रीमियम देने को तैयार हैं, फिजिकल गोल्ड हमें मिल नहीं रहा है। क्योंकि जब बड़ी क्राइसिस आती है तो फिजिकल गोल्ड ही काम आता है। और दुनिया में, मैं नहीं कह रहा हूं डॉलर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, डॉलर की मोनोपोली अब खत्म होगी। और डॉलर की मोनोपोली खत्म होगी, दुनिया मल्टीपोलर ऑर्डर में बढ़ेगी, तो दुनिया में करेंसी का जो ये है वो गोल्ड बेस्ड ही होगा। और जो लोग ऑडियंस में नहीं जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो ब्रेटन वुड ट्रीटी हुई थी, वो यही था कि दुनिया की करेंसी जो होगी वो गोल्ड बेस्ड होगी, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया था। इसीलिए डॉलर को माना गया था ग्लोबल करेंसी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना यूएस के पास था। 71 में रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया, और उसी के बाद हर देश में इन्फ्लेशन बढ़ा, क्योंकि हर देश की सरकार के लिए जरूरी नहीं रहा कि जितना गोल्ड है उतना ही करेंसी छाप सकते हो, तो सबने अंधाधुंध करेंसी छापा, और करेंसी की वैल्यू तो इतनी गिरी कि जिम्बाब्वे में एक दौर आया कि एक टॉयलेट पेपर का रोल 45,000 जिम्बाब्वियन डॉलर में मिलने लगा था।
तो जब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होता है तो गोल्ड बहुत स्ट्रांग असेट के तौर पर इमर्ज करता है। तो मेरा टिल्ट थोड़ा गोल्ड को लेकर रहता है, लेकिन ये मैं किसी को नहीं कहूंगा कि फिर सारा पैसा आप एक असेट में डालो। Okay. आपका जो असेट एलोकेशन है रफली वन थर्ड वन थर्ड, वन थर्ड प्रॉपर्टी में, वन थर्ड फाइनेंशियल असेट में और वन थर्ड गोल्ड में होना चाहिए। डाइवर्सिफाई होना चाहिए। लेकिन Diversify। अगर मैं आपसे केवल सीधा एक शब्द में जवाब मांगू कि क्या रियल एस्टेट क्राइसिस अब आने वाला है, आ चुका है। तो अगर रियल एस्टेट क्राइसिस आ चुका है तो जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मोदी जी ने बोला कि गोल्ड मत खरीदीजिए, तो गवर्नमेंट लोगों को ये इस तरीके से अवेयर क्यों नहीं करती कि आज की डेट में आप प्रॉपर्टी मत खरीदिए? उसकी दो वजह है। पहले तो ये बता दूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट आया था उस दिन ग्रे मार्केट में गोल्ड पे प्रीमियम चला गया था। ठीक। बिल्कुल ऐसी चीजें पॉलिसी लेवल पर कभी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे सेंटिमेंट मार्केट का किसी और खराब हो डायरेक्शन जाता में चला जाता है। बिल्कुल। दूसरा जो आपका सवाल है कि सरकार ये बात प्रॉपर्टी पर क्यों नहीं बोलेगी, दुनिया की कोई भी सरकार हो उसको दिखाना है कि हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है। ठीक। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी कौन है? सरकार। सरकार। टैक्स से भी, रॉ मटेरियल पे भी टैक्स से, प्लस जीएसटी से, बैंक से जो आपका ये चल रहा है, तो उससे भी जीडीपी का ग्रोथ दिख रहा है। बिल्कुल। कोई सरकार, और ये बहुत बड़ी आयरोनी है, तभी मैंने आपको वो एग्जांपल दिया कि जीडीपी जिन्होंने पूरी थ्योरी दी थी उन्होंने खुद कहा था कि भाई इसको वेलफेयर या ग्रोथ का प्रॉक्सी मत समझना। जीडीपी के साथ आयरोनी यही है कि पूरे वर्ल्ड की हर सरकार का फोकस है कि हम जीडीपी नंबर में बड़े दिखें, या तो जीडीपी में नंबर में बड़े दिखें या जीडीपी का ग्रोथ रेट में बड़े दिखें। ये दोनों बेंचमार्क ही गलत है। सरकार का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी बिके, खरीदे, क्योंकि 5 बार प्रॉपर्टी अगर बिक गई तो प्रॉपर्टी जितने की है उतना पैसा तो सरकार ले गई। बिल्कुल। तो सरकार को वो सूट करता है। अब गोल्ड क्यों नहीं सूट करता? गोल्ड इसलिए नहीं सूट करता कि फिर इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी पर प्रेशर और आ जाता है, आपके रिजर्व्स कम पड़ने लगते हैं। तो सरकार चाहती है, और इसी में सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी थी जिसपे वो फंस चुके हैं। सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड लेकर आ गए। हाँ। सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड में आपने जितना सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड बेचा उतना गोल्ड तो आपने खरीदा नहीं। हाँ। आपने सिर्फ सोचा कि हम जो करेंसी पे दबाव आ रहा है तो इनको 2.5% देते रहो। बॉन्ड, हाँ, बॉन्ड के नाम पे। लेकिन आप ये भूल गए कि जब आपने ये फ्लोट किया था उस समय गोल्ड 26-27 हजार रुपए था और फिर ये भी 1.5 लाख। मतलब सरकार के ऊपर इस समय रफली 1.5 लाख करोड़ की देनदारी है। तभी पिछले बजट में शायद ये पहली बार इंडिया में हुआ है कि सोवर्ण गारंटी होती है सोवर्ण बॉन्ड पे। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं नहीं, हम टैक्स कॉन्सेशन सबको नहीं देंगे, जिन्होंने शुरू में खरीदा है लास्ट तक रिडीम नहीं करेंगे, सिर्फ उनको देंगे। तो सरकार को बहुत सूट करता है कि प्रॉपर्टी बिकती रहे, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री होती रहे। देखिए, खरीद प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के बेनिफिशियरी सरकार भी है, बैंक भी है, बिल्डर भी है, ब्रोकर भी है। सबसे बड़ा नुकसान कौन उठा रहा है? होम बायर। लेकिन जैसा आपने बोला कि अगर हमें एसेट्स के लिए हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, तो आज की डेट में जो कस्टमर है वो किस तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे? आपको लगता है कि रीट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो उनका बजट बहुत कम है? देखिए, जिनका बजट कम है उनके लिए रीट अच्छा ऑप्शन है। हालांकि रीट को लेकर बहुत सारे इश्यूज अभी हैं। देखिए, रीट को लेकर इंडिया में अभी ट्रांसपेरेंसी उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं एक लिस्टेड रीट खरीद रहा हूं तो कायदे से मुझे ये ऑनलाइन चेक करने की फैसिलिटी होनी चाहिए कि उस रीट ने किस किस इनकम जनरेटिंग असेट में इन्वेस्ट किया है, वहां से कितना कितना रेंट आया है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी आपको एक तो ट्रांसपेरेंसी उस लेवल पे नहीं है, और इंडिया में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा इशू हर इन्वेस्टर हर एक चीज में है, हर एक एसेट क्लास में। दूसरे, रीट का रिटर्न ज्यादा नहीं है। रीट का रिटर्न आमतौर पे 7-8% के आसपास है। तो ये चीज तो आपने रियल एस्टेट के अंदर भी बात करी थी। अगर आपको रीट को ल्यूक्रेटिव बनाना है तो आपको किसी भी तरह से आपको उसमें दो ही चीज हो सकती है, या तो आप उसका रिटर्न बढ़ाएं, अब ये सरकार के हाथ में नहीं है, या आप इतना टैक्स इंसेंटिव दे दें कि मेरे लिए ल्यूक्रेटिव बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि शहर में रेंटल हाउसिंग नहीं है। अब रेंटल हाउसिंग तो 2 ही 3 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो सरकार सस्ता जमीन देना शुरू कर दे, जो कि ये देंगे नहीं, इनको मोनेटाइज करना है, इनको हाईएस्ट बिडर को देना है। बिल्कुल। या फिर जो रेंटल हाउसिंग में इन्वेस्टर आ रहा है उसको टैक्स इंसेंटिव दे दो,
सपोज मैंने 100 करोड़ रुपए लगा दिए एक रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट में। अब मैं अगर साल में उससे 8 लाख रुपए, 100 करोड़ का 8 करोड़ रुपए ही निकाल पा रहा हूं, 8% का मेरा रिटर्न है, उस पर मैं टैक्स, पोस्ट टैक्स मेरा 5.5% का बन रहा है, तो मैं नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वही मुझे आपने टैक्स कॉन्सेशन दे दिया, तो मैं ये देखूंगा कि चलो 8% का है, लेकिन यहाँ पे 8% मेरा प्री टैक्स पोस्ट टैक्स बराबर का है। तो रेंटल हाउसिंग नहीं चलने के पीछे सबसे बड़ी वजह वो एक ये भी है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट इधर से भी स्क्वीज करना चाहती है, उधर से भी बिल्डर को भी स्क्वीज कर लो, होम बायर को भी कर लो, इसको भी कर लो, हर तरह से स्क्वीज कर लो। एग्जैक्टली लेकिन जब आप कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं देंगे, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली वो चीज कभी ना कभी तो क्रैश करेगी। ये पूरी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए, शहर में रहना एक बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। अब आप, पहली बात तो यह है कि आप घर नहीं खरीद सकते, एवरेज आप लाख रुपए भी कमाते हैं, तब भी इंडिया नहीं के खरीद टॉप सकते। 3% में भी हैं, तब भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। दूसरी बात, रेंटल भी इतना आपके लिए अनअफोर्डेबल होता है। इसलिए नहीं कि रेंटल रिटर्न बढ़ गया है, लोग कहेंगे नहीं नहीं देखो रेंटल रिटर्न नहीं, रेंटल रिटर्न आज भी 2-2.5% ही है। हाँ। चूंकि कैपिटल वैल्यू इतना हो इतने गया बढ़ गया है तो लोग डिमांड बहुत करने लग कि गए। आप कोई चीज 2.5%, 1 करोड़ का 2.5% और 2 करोड़ का 2.5%, दोनों में फर्क आ जाता है। तो इसलिए अब शहर अफोर्डेबल नहीं रहेगा, तो इसका असर बिजनेसेस पे पड़ेगा, और बिजनेसेस पे पड़ रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स को जानता हूं जो जेन्युइनली चाहते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, इसलिए भी चाहते हैं कि उनके पास फंड की कमी नहीं है, लेकिन लेबर शॉर्टेज वहां भी है। और लेबर शॉर्टेज आप किसी भी पूरे एनसीआर में घूम लें, मुंबई चले जाएं, बैंगलोर चले जाएं, किसी भी प्रोजेक्ट में सब जगह आप एक बार हर फ्लोर पे ऐसे ही घूमते हुए चले जाएं और आप देख लें कितना लेबर काम कर रहा है। लेबर शॉर्टेज सब जगह। और लेबर शॉर्टेज क्यों है? लेबर शॉर्टेज की दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि शहर का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। दूसरी वजह सरकार की एक बहुत गलत पॉलिसी। जब आप उसको फ्रीबी दे रहे हैं, और फ्रीबी में और इधर उसको लेबर का जो इंसेंटिव है, दोनों के बीच का गैप इतना कम है, मतलब इधर मुझे अगर 400 रुपए फ्री के मिल रहे हैं, इधर 500 रुपए काम करने के मिल रहे हैं, तो मैं शहर में जाकर काम क्यों करूंगा? बिल्कुल। तो ये दोनों पॉलिसीज की वजह से ऐसा हो गया है कि आज इंडिया में जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, जो रेंट बढ़ रहा है, उससे होगा क्या कि यहाँ पे लोगों का माइग्रेशन बहुत तेजी से रुक जाएगा, और उससे पूरे शहर का इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकेगा, और उसका असर रियल एस्टेट पे भी पड़ेगा। रियल एस्टेट पे सबसे बड़ा असर पड़ेगा। रियल एस्टेट में आज की तारीख में आपने ऐसे भी सोची ना कि कोई भी 3 करोड़ से नीचे कुछ लॉन्च क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लॉन्च किसी के रहने के लिए अब हो ही नहीं रहा है। मैं केवल ट्रेडिंग बेस पे किसी लग्जरी के प्लेयर से मैंने ऑफ द रिकॉर्ड एक दिन पूछा कि भाई आप एक बात बताओ। मैंने उनको पूरा नोएडा का इकोनॉमिक्स समझाया, यहाँ का एवरेज लोगों की अर्निंग पोटेंशियल समझाई और उनका टिकट साइज। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा कंसर्न ये नहीं है, मेरे पास सेट ऑफ इन्वेस्टर हैं, उनको अपना पैसा लगाना है, जिस दिन ये बंद हो जाएगा मैं ये बिजनेस बंद करने को तैयार। दूसरा, रियल एस्टेट वालों का भी ये ग्रीड देखिए। आज की तारीख में आप किसी से बात करेंगे, वो कहेंगे मार्जिन्स नहीं रह गया है। कभी किसी बिल्डर से पूछिएगा कि आपके प्रॉफिट मार्जिन की डिफिनेशन क्या है। अभी मैं मुंबई में एक टीवी चैनल के डिस्कशन में गया, तो मेरे शो के पहले दो बिल्डर किसी और शो में थे, तो हम गेस्ट रूम में साथ बैठे थे। तो वो कहने लगे मार्जिन कम हो गया है, हम 6-7% पे काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है चैरिटी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप गलत बिजनेस में हैं, आपको चैरिटी करनी है तो कहीं और कीजिए, इस बिजनेस में क्यों है? और आप पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका मार्जिन का डिफिनेशन क्या है। वो एबिटा ये वो पर उतरे। मैंने कहा नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे लिए मार्जिन का सिर्फ एक डिफिनेशन है, मैंने कितना पैसा लगाया और उस पर मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। आप ये बताइए आपके 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में आपका खुद का क्या है? सब कुछ लिवरेज है। सब कुछ लिवरेज है। लैंड ओनर के साथ लैंड का डील है, कंस्ट्रक्शन इधर कंज्यूमर के साथ आपने है, फाइनेंस करा रखा है, इधर बायर के रिसीवेबल रखे हैं। तो अगर मुझे दूसरों के पैसे पे 6% मिल रहा है, 7% भी मिल रहा है, तो मुझसे ज्यादा समझदार आदमी कौन है? सही बात है। बिल्कुल। आपका अपना अगर कुछ होता तब तो मैं समझता कि आपका मार्जिन कम हो गया है। तो पैरेलल एक बैंक चला रहे हो एक तरह से। अब तो ऐसा भी है, इंडिया का एक सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जो रियल एस्टेट में आया है, नोएडा में भी आया है, और नोएडा में सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड में से एक उसका ही है। वो आज कर क्या रहा है?
ऑडियंस में जो लोग सुन रहे हैं वो बिना नाम लिए समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर लैंड लेके हाँ। बैठा हुआ है। वो कर क्या रहा है? वो एक लोकल प्लेयर के साथ हाथ मिलाकर, सिर्फ जिसको हम कहते हैं ब्रांडिंग में व्हाइट लेबलिंग, मेरा नाम यूज हो रहा है, मैंने सेल्स के प्रोसेसेस सेट कर दिए। पहले एक टिपिकल ब्रोकर के कॉल जाते थे, अब मेरे यहां से वेल एजुकेटेड सेल्स गर्ल्स के कॉल्स जा रहे हैं। बिल्कुल लोग आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बेटर रिसीव किया जा रहा है, और उसके बदले में ये जो लोकल डेवलपर लोकल मार्केट को कैटर कर रहा था 6,000 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में, मैंने उसको 15,000 रुपए स्क्वायर फीट पहुंचा दिया। एक हाइप क्रिएट की जा रही हाइप है। क्रिएट किया, 20% भी मैं लेकर निकला तो बिना कुछ किए मैं लेकर निकल रहा हूं। बिल्कुल तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इस खेल को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जिनकी जिम्मेदारी है वो तो इसको देख ही नहीं वो रहे हैं। खुद ही इसका पार्ट है बेसिकली, वो जिनकी इसका पार्ट है, और वो कोई बात होगी वो कहेंगे भाई हम अथॉरिटी हैं, हमने लैंड ऑक्शन में दे दिया। लेकिन पास्ट में आपने जितना भी देखा, अगर हम रियल एस्टेट को अगर पिछले 20-30 सालों से देखें तो हमने जो रियल एस्टेट के अंदर जो ग्रोथ देखी है एकदम से, जो 2x 3x जो हमने देखी है, वो तभी से आना शुरू हुई है जब से आईटी आया है। लेकिन हम पिछले 3-4 सालों में जो देख रहे हैं आईटी का जो हाल हो रहा है एआई के आने से, और जो ले ऑफ चल रहे हैं, आपको लगता है रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है इसकी वजह से? देखिए 3-4 चीजें आप देखिए। पहली बात यह है कि रियल एस्टेट का 2x 3x ग्रोथ जो है ना फेजेस में हुआ है, तो ज्यादा लिखना है। मैं रियल एस्टेट के जो रिसर्च रिपोर्ट हैं उनको नहीं मानता हूं। क्रिसिल की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडियन रियल एस्टेट का पिछले 20 साल का सीएजीआर रिटर्न 6% का है, और मैं उस रिपोर्ट को बेंचमार्क मानता हूं। लेकिन बीच पे भी जो बड़े बड़े से हाँ। बूम आते हैं वो भी डिपेंड ऑन द आईटी। हाँ, अब आप आइए आईटी की बात करते हैं। देखिए आईटी इंडस्ट्री में अगर आपने ऐसे सोचा है कि अगर इंडिया का आईटी इंडस्ट्री इतना टैलेंटेड है तो हम एआई के रेस में इतने पीछे क्यों हैं? इंडिया का जो पूरा आईटी इंडस्ट्री है वो बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं है, सर्विस में है। कभी किसी अमेरिकन या जर्मन आईटी वालों से बात कीजिएगा और वो इंडियन आईटी प्रोफेशनल के लिए एक टर्म यूज करते हैं जो बहुत डेरोगेटरी टर्म है, कोडिंग कूली। उनके लिए आप वेल पेड कूली हैं, और वेल पेड आप एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हैं। उनके हिसाब से आपको चिल्लड़ में पैसे मिल रहे हैं, चूंकि डॉलर में मिल रहे हैं तो आपको ज्यादा है। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा मिथ रहा है कि आईटी ड्रिवन ही रियल एस्टेट चल सकता है। उसकी वजह बताता हूं। इंडिया में टोटल आईटी वर्कफोर्स कितना है? 5 मिलियन, 50 लाख लोग। 50 लाख आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल हैं, क्या सारे हाईली पेड हैं? नहीं। होता क्या है, आईटी वाले क्यों ज्यादा दिख जाते हैं? क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है टॉप 8 शहरों में, और टॉप 8 में एक्चुअली टॉप 4-5 में जो ज्यादा मेट्रो है। सिटीज है बेसिकली। और ये टॉप 4-5 सिटीज में जब किसी अपार्टमेंट में हम 15-20% आईटी वालों को देखते हैं तो लगता है कि ये चल रहा है। मैंने जितना देखा है इंडिया में, मैं सिर्फ 4 कैटेगरी में लोगों को रखता हूं, और ये जो चौथा कैटेगरी मैंने बताया, लोन लेके घर खरीदने वाले, इस कैटेगरी में आईटी वाले ज्यादा हैं। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में, इंडिया ने आईटी में जो एआई का बूम आया था, इंडिया ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। आज स्टॉक मार्केट भी इंडिया का इसी वजह से पिट रहा। देखिए ताइवान, साउथ कोरिया कहने को इंडियन स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन कभी ब्रेकअप देखिएगा। केवल एक ही कंपनी है जो, हाँ, एक ही 2 कंपनी के भरोसे वो बढ़ गए, पूरा मार्केट बढ़ गया उनका। क्योंकि आप लोगों ने आईटी में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, एआई में खासकर। एआई में आपने प्रोडक्ट पे तो हमारी कंपनीज लगाती नहीं ना, मतलब रिसर्च है आप कुछ ये नहीं। समझिए इंडिया एआई मिशन का भी जो 10,700 करोड़ के आसपास का जो बजट है, उसमें मोर देन 10,000 अभी तक एग्जॉस्ट ही नहीं हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक चाइनीज रोबोट डॉगी को लाकर अपना बता देते हैं और पूरे वर्ल्ड में अपना मजाक बना लेते हैं। दूसरा, जो आईटी के बड़े प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट देखिए। नारायण मूर्ति कहेंगे 70 घंटे काम करना चाहिए। भाई 70 घंटे हम काम करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि प्रॉफिट में हमारा फिर शेयर क्या होगा? आप 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, जो बोल रहे हैं, आपकी अपनी कंपनी में एक साथ 12,000 एम्प्लॉय निकाल दिए जाते हैं, कोई कंपेंसेशन उनको ढंग का नहीं कोई मिलता है। हायरिंग नहीं हो रही पिछले 1-2 सालों से, आप देखें कोई मेंटालिटी हायरिंग तो नहीं। इस हद तक है कि इंडिया के एक कॉर्पोरेट, और मैं नाम लेकर बोल सकता हूं, मैं बात कर रहा हूं एल&टी की, उसके जो सीईओ थे उनको नहीं पता था कि एम्प्लॉय के साथ जूम मीटिंग को कोई रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन में डाल देगा। उनका स्टेटमेंट है कि मेरा बस चले तो मैं आप लोगों को घर ही नहीं जाने दूं। घर जाकर क्या करोगे? कितनी देर बीवी का चेहरा ताकोगे? कितनी देर बीवी तुम्हारा चेहरा ताकेगी? बताइए, मेंटालिटी जहां पर ये हो कि हम लेबर क्लास की तरह काम कराएंगे,
वहां पे आप समझ सकते हैं कि कोई एआई में हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे। आज पूरी दुनिया एआई में इतना आगे निकल गई है, मतलब आप देखिए स्पेस एक्स वगैरह जो है ऑल्टरनेट मॉडल तैयार कर रहा है कि हम दूसरे प्लैनेट पे कैसे बसाने का प्लान करें, और हम क्या क्या कर रहे हैं। तो आईटी इंडस्ट्री, मेरा मानना है कि इंडियन रियल एस्टेट का जितना ग्रोथ ड्राइवर बन सकती थी बन चुकी है। आईटी इंडस्ट्री यहां से डीग्रोथ की तरफ जाएगा। ये जितने आप सुन रहे हैं हाइप डेटा सेंटर, वो सब भी सर्विस ही हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो कोई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बनाने जा रहे वो भी हैं। हम सर्विसेज ही दे रहे हैं बाहर की और कंपनीज को। दूसरी बात क्या होगी कि डेटा सेंटर में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत कम पड़ जाएगी। बहुत कम पड़ती है, हाँ। इसीलिए इंडियन रियल एस्टेट में आप देखिए, इंडियन रियल एस्टेट में जिनको पैसा पार्क करना है होता रहेगा। इन्वेस्टर ट्रेडर दूसरा कैटेगरी, वो हाथ जला चुका है, फ्रेश वो नहीं आने जा रहा है। तीसरा, जो गांव की जमीन बेचकर आ रहा था, Investment छोटे कर रहा शहरों की जमीन बेचकर आ रहा था, उसको यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ दिख गई, हम्म, एक्सपोज हो गया कि यहाँ हवा पानी सब गलत सब है। बेकार है। दूसरा, उसको यहाँ अब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, वो भी नहीं आ रहा है। चौथा, ये जो लोन लेकर खरीद रहा था ये भी नहीं आ रहा है। तो इंडियन रियल एस्टेट में इसीलिए जो थोड़े से भी विजन रखते हैं, वो थोड़ा सा टीयर 2 मार्केट्स को अब टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप टीयर शहरों का ग्रोथ पोटेंशियल यहीं तक था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने जो यूएस में देखा था वो अचानक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। यहां भी ऐसा हो सकता है कि प्राइसेज, अभी हमने टाइम करेक्शन का दौर देखा है, अभी हम साइलेंट क्रैश देख रहे हैं, हम अचानक से ऐसा सडन क्रैश भी देख सकते हैं जहां पे कि इंडियन रियल एस्टेट 30% सस्ता मिलने लगेगा। और इसकी शुरुआत जब भी होगी दिल्ली एनसीआर से होगी। चलिए, आज आपने ये जाना कि हमारे इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी का जो मार्केट है वो किस तरीके से चल रहा है, और आगे आने वाले समय के अंदर आप इस मार्केट को किस नज़रिए से देख सकते हैं। तो आई होप आपको अपने सवालों के सब जवाब मिल गए होंगे। तो मैं रवि सिन्हा जी से बहुत धन्यवाद Thank you. करूंगा। तो आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। थैंक यू।